कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से किसी के लिए? Any of the point to be repeated from this for anyone? चले चलो, तो ये वाला टेस्ट भी हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरी इंडेक्स प्रॉपर्टी। तीसरी इंडेक्स प्रॉपर्टी है हमारी वाटर डिस्प्लेसमेंट और यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। सो थर्ड ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी इज, क्या हो गया, अपने आप क्यों बढ़ रहा है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो पहली थी वाटर कंटेंट, दूसरी थी स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब तीसरी क्या है हमारी, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। इसको भी डिस्कस किया था यूनिट वेट को हमने। क्या होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल? इट इज द वेट ऑफ द सॉइल इन एग्जिस्टिंग स्टेट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। बार बार क्यों चेंज हो रहा है ये अपने आप? मेरा ही हाथ लग रहा है क्या? अच्छा ठीक है। तो बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल की। तो यूनिट वेट डिस्कस तो कर ली, चार तरह की यूनिट वेट बताई थी मैंने आपको। एक बल्क यूनिट वेट, दूसरी डिस्कस करी थी हमने ड्राई यूनिट वेट, फिर डिस्कस करी थी सैचुरेटेड यूनिट वेट, और फिर थी हमारी सबमर्ज यूनिट वेट। तो अब हम बात करेंगे यूनिट वेट निकाली कैसे जाती है, हाउ द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल कैन बी कंप्यूटेड। अब यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालने के लिए भी खूब सारे टेस्ट है हमारे पास। जैसे पहला टेस्ट उठाया वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसका प्रिंसिपल इसके नाम में लिखा हुआ है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये मेथड सूट करता है कोहेसिव सॉइल के लिए। लैब टेस्ट है, कोहेसिव सॉइल के लिए सूट करता है। क्यों सूट करता है भी समझ में आ जाएगा आपको। करना क्या है इसके अंदर, कोहेसिव सॉइल का सैंपल उठाना है, उसको मोर और लेस राउंडेड शेप में मोल्ड कर लेना है। और कोहेसिव सॉइल को आप मोल्ड कर पाओगे, कोहेजनलेस सॉइल को मोल्ड नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या किया, कोहेसिव सॉइल का सैंपल लिया, इसका वेट निकाल लिया W1, इसको कोट कर दिया किससे, पैराफिन वैक्स से। पैराफिन वैक्स से कोट कर दिया, हरे कलर की दिख रही है, इसका वेट दोबारा निकाल लिया W2। क्लियर है चीज? तो हमने सॉइल का वेट निकाला और सॉइल प्लस पैराफिन वैक्स का वेट निकाल लिया। देन व्हाट इज डन, इस पूरे के पूरे कोटेड स्पेसिमेन को उठाया और कंटेनर के अंदर डाल दिया जो पानी से पूरा भरा हुआ था, विच वॉज कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर। जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस करोगे इसके अंदर, एज सून एज यू विल डिस्प्लेस दी सैंपल इनटू द वाटर, ये सैंपल जैसे ही पानी में जाएगा ये पानी को डिस्प्लेस करेगा। नाम में लिखा हुआ है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। और पानी को कितना डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम खुद का है। तो फिर करते क्या है, हम बाहर भी एक कंटेनर लगा देते हैं। तो बाहर कंटेनर में जितना पानी स्पिल होके आया, इस पानी का वॉल्यूम नोट किया जाता है। तो मैं इस पानी का वॉल्यूम नोट कर लेता हूँ, और ये पानी का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये पानी का वॉल्यूम हमारे कोटेड स्पेसिमेन के बराबर होगा। इट्स वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दैट ऑफ कोटेड स्पेसिमेन। क्लियर है? तो पानी स्पिल आउट कर जाएगा। क्लियर है पूरी कहानी? बस खत्म हो गया टेस्ट। कैसे खत्म हो गया टेस्ट, इसको देख लेते हैं। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, या वेट बाय वॉल्यूम, कुछ भी बोल सकते हो। हमने इनिशियल मास नोट कर लिया था, इनिशियल मास नोट कर लिया था। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सैंपल का वॉल्यूम चाहिए। अब सैंपल का वॉल्यूम कैसे निकालूं, आपने वॉल्यूम ऑफ कोटेड स्पेसिमेन तो निकाल लिया नोट करके। वॉल्यूम ऑफ कोटेड स्पेसिमेन में से क्या करो, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स सबट्रैक्ट कर दो। प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट। तो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स कैसे सबट्रैक्ट कर दूं, मुझे कोटेड स्पेसिमेन का मास पता है और अनकोटेड स्पेसिमेन का मास पता है। दोनों का डिफरेंस क्या बता देगा, मास ऑफ पैराफिन वैक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द पैराफिन वैक्स। ये वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ कोटेड स्पेसिमेन में से वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स घटा दी, आपको किसका वॉल्यूम मिल गया, सैंपल का वॉल्यूम मिल गया। तो सैंपल का मास डिवाइड बाय सैंपल की वॉल्यूम इज अवर डेंसिटी, या यूनिट वेट, कुछ भी बोल, एक ही बात है। खत्म हो गई कहानी। तो क्योंकि इस टेस्ट में हमने वाटर को डिस्प्लेस करके यूनिट वेट निकाला, इसका नाम क्या रख दिया, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड रख दिया। इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉयंसी कहीं नहीं आई है, बॉयंसी अब आएगी। नाउ द बॉयंसी विल कम इनटू द पिक्चर अगला मेथड में, सबमर्ज यूनिट वेट मेथड। अब क्या है सबमर्ज यूनिट वेट मेथड, सेम पीछे वाला टेस्ट है, एक छोटा सा चेंज है। एग्जैक्टली सेम प्रीवियस टेस्ट, ये भी सूट करता है किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए जो स्टिकी नेचर की होती है। हमने इनिशियल मास नोट किया, कोटेड सैंपल का मास नोट किया, तो पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम आ गया,
पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम आ गया m2 माइनस m1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द पैराफिन वैक्स। मुझे बस क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन कैसे निकालते हैं, इस बार हम सैंपल को इमर्स करते हैं पानी के अंदर। जब सैंपल को पानी में इमर्स किया जाता है, वी आर नोन टू द फैक्ट उसका वेट कम हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगती है, बॉयंसी फोर्स लगती है। इस कम हुए वाले वेट को हमने कल भी नाम दिया था, बॉयंट वेट, रिड्यूस वेट, अफेक्टिव वेट, सबमर्ज्ड वेट, इतने सारे नाम दिए थे कल हमने। तो हम इस सैंपल का क्या निकाल लेते हैं, सबमर्ज्ड वेट नोट कर लेते हैं। तो सबमर्ज्ड वेट नोट कर लिया m3। जैसे मुझे सबमर्ज्ड वेट पता चल गया, as soon as I know the submerged weight of the specimen, बस खत्म कहानी। मुझे वॉल्यूम पता चल गया स्पेसिमेन का, आई नो द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन। हाउ डू आई नो द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन नाउ? वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन कैसे निकाल सकते हो, देखो। तो ये m3 किसके बराबर है, m3 इज इक्वल टू m2 माइनस बॉयंसी फोर्स। तो बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होती है, बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू weight of the water displaced and the volume of the water displaced is equal to volume of the specimen। तो वॉल्यूम ऑफ कोटेड स्पेसिमेन इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ कोटेड स्पेसिमेन आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोटेड स्पेसिमेन आ गया m2 माइनस m3 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ कोटेड स्पेसिमेन में से ये रहा, वॉल्यूम ऑफ कोटेड स्पेसिमेन में से वॉल्यूम ऑफ क्या करो, पैराफिन वैक्स को घटा दो, तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल आ गया। तो मास ऑफ द सैंपल डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। क्योंकि आपने यहाँ पे सबमर्ज्ड वेट निकाला सैंपल का, टेस्ट का नाम क्या रखा हुआ है, टेस्ट का नाम क्या रख दिया, टेस्ट का नाम रख दिया सबमर्ज्ड यूनिट वेट मेथड। हमने तो सॉइल सैंपल को मोल्ड करके उसको डिस्टर्ब नहीं कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ा वाटर कंटेंट पे, या उससे क्या फर्क पड़ गया यूनिट वेट पे? ना वॉल्यूम चेंज होगा सैंपल का, ना वेट चेंज होगा सैंपल का, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगा, मतलब सॉइल का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, जब सॉइल को मैं मोल्ड करूंगा सॉइल का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्यों, क्या होगा, ऐसा क्या हो जाएगा कि सॉइल का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? तो मैंने सॉइल का सैंपल उठाया, उसको मोल्ड किया, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। हाउ कम दी वॉल्यूम विल चेंज? चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो पहले दो मेथड सूट कर रहे थे किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए। दे वर नॉट एप्लीकेबल फॉर, यार इतनी तेज क्यों भाग रहा है, ये क्या हुआ है, पीपीटी गायब हो गई सारी, एक मिनट, है तो सही सारी पीपीटी, गायब कैसे हो रही है? वो फाइल बहुत भारी है इसलिए सब गायब हो गया। नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा है फाइल के अंदर, तो पूरी ओपन बोर्ड ही बंद हो गया। अरे सॉइल को कॉम्पैक्ट थोड़ी कर रहे हैं भाई, वी आर नॉट कॉम्पैक्टिंग दी सॉइल। अब ठीक है।
नाउ इट इज फाइन। अब आ गया सारा। शेप बदल रहे हैं उसकी, कॉम्पैक्शन थोड़ी कर रहे हैं उसकी सॉइल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्रीवियस टू मेथड्स वर सूटेबल फॉर, पहले दो मेथड सूटेबल थे कोहेसिव सॉइल के लिए विच इज हाईली स्टिकी इन नेचर। अब बात करते हैं कोर कटर मेथड की। दिस कोर कटर मेथड इज आल्सो सूटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल। ये भी सूट करता है किसके लिए? कोहेसिव सॉइल के लिए। कोहेजन सॉइल के लिए काम ही नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अभी जब टेस्ट बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन आई डिस्कस द टेस्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब इस टेस्ट में होता क्या है? इस टेस्ट में हम अपैरेटस को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोर कटर। एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होता है, एक सिलेंड्रिकल कटर होता है जिसको कोर कटर बोला जाता है। इसके जो एंड्स होते हैं वो टेपर्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। डायमेंशंस लिखी हुई है कोर कटर की। वॉल्यूम होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर, जो हाइट होती है 13 सेंटीमीटर की होती है। जिस भी सॉइल की आपको टेस्टिंग करनी है, लेट सपोज ये हमारा लेवल है, दिस इज द लेवल। जिस भी सॉइल की आपको टेस्टिंग करनी है, इस कोर कटर को रखते हैं इसके ऊपर, और विद द हेल्प ऑफ द हैमर इट इज बीइंग पंच्ड इनटू द सॉइल। सॉइल के अंदर पंच किया जाता है। क्लियर है चीज? सॉइल के अंदर पंच करते हो तो इस कटर में सॉइल भर जाती है, फिर इस कटर को सॉइल से बाहर निकाल लेते हैं, तो इस कटर में सॉइल भर जाती है। इन दिस कटर सॉइल विल बी फिल्ड। Volume of the soil in the core cutter will be equal to the volume of core cutter, which is equal to what? 1000 cubic centimeter. हमें कोर कटर का एम्प्टी मास पता होता है। जब कोर कटर के अंदर सॉइल भर जाती है और इसको बाहर निकालते हो, इसको दोबारा मास नोट कर लेते हो। डिफरेंस ऑफ दीज टू मास विल गिव यू व्हाट? मास ऑफ द सॉइल इन द कटर। खत्म। मुझे सॉइल का मास पता चल गया कटर में, मुझे वॉल्यूम ऑफ कोर कटर पता चल गया, तो डेंसिटी कितनी है? मास ऑफ द सॉइल टू द मास वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो मास ऑफ द सॉइल कितना हो जाएगा? m2 माइनस m1। वॉल्यूम ऑफ द सॉइल कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। खत्म कहानी। आप खुद सोच के बताओ, अगर कोहेजनलेस सॉइल होती क्या दिक्कत आती है स्ट्रेस के अंदर? इफ द सॉइल वुड हैव बीन कोहेजनलेस, क्या दिक्कत आती है इसके अंदर? अगर सॉइल हमारी कोहेजनलेस होती, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है हमें? फटाफट से जल्दी सोच के बताओ। इट विल फॉल डाउन। जैसे ही कटर को बाहर निकालोगे, सॉइल भी क्या कर जाएगी? इट विल फॉल डाउन फ्रॉम द कटर। तो इसका मतलब टेस्ट काम करेगा नहीं कोहेजनलेस सॉइल के अंदर, तो सॉइल नीचे गिर जाती है, सॉइल विल फॉल डाउन। कोर कटर को उठते टाइम सॉइल का सैंपल फॉल कर जाता है। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो अलग अलग हो जाते हैं। हाँ ठीक है, मतलब सबको ये बात समझ में आती है, तो विजुअलाइज कर सकते हो इस चीज को। यू कैन विजुअलाइज दिस थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ? पहला है हमारा वाटर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है सबमर्ज यूनिट वेट। सो वाटर डिस्प्लेसमेंट, सबमर्ज यूनिट वेट, फिर है सैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, और फिर है हमारे पास ये क्या हो गया, फिर गायब हो गया। ये अलग ही चक्कर चला रखा है इसने आज। पीछे वाले सारे पेज गायब। आगे वाले है ना? चलो बढ़िया, ठीक है। अनअकैडमी वाले आपके पूरे सब्जेक्ट का लेक्चर नहीं दे रहे हैं। पूरे सब्जेक्ट का लेक्चर नहीं दे रहे हैं अनअकैडमी वाले। कौन से पूरे सब्जेक्ट का लेक्चर नहीं दे रहा है? चलो छोड़ो, फालतू बातें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करेगा। हाँ, so next of the method available to find the unit weight of the soil is termed as sand replacement method. अब क्यों बोलते हैं sand replacement method, आपको इस टेस्ट के अंदर समझ में आ जाएगा। This method is used for what? ये मेथड सूट करता है किसके लिए? ये मेथड सूट करता है कोहेजनलेस सॉइल के लिए। क्लियर है? पर इसको आप यूज नहीं कर पाओगे हार्ड मटेरियल यानी हार्ड सॉइल के लिए या ग्रेवली सॉइल के लिए। बाकी हर किसी सॉइल के लिए काम कर जाएगा, बट नॉट सूटेबल टू बी यूज फॉर ग्रेवल सॉइल और हार्ड सॉइल। क्लियर है? अब इस मेथड के अंदर होता क्या है, पहले अपैरेटस देखते हैं। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ व्हाट? अ पोरिंग कोन। ये कोन है,
उल्टा रखा हुआ है कोन हमने, और इसके ऊपर क्या है हमारा, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, तो पोरिंग कोन और इसके ऊपर एक सिलेंडर माउंटेड है, और साथ में क्या होती है, कैलिब्रेटिंग सिलेंडर होती है। कैलिब्रेटिंग सिलेंडर जिसका वॉल्यूम हमें नोन हो, ये रहा कैलिब्रेटिंग सिलेंडर, इसकी वॉल्यूम हमें नोन होती है। इसमें जो सैंड लेते हैं हम, दी सैंड विच इज टेकन हियर इज आल्सो स्टैंडर्ड सैंड, ये सैंड भी स्टैंडर्ड होती है। यहाँ पर टेस्ट दो स्टेज में किया जाता है। पहले स्टेज में जो आपकी स्टैंडर्ड सैंड है इसकी डेंसिटी निकाली जाती है। हियर इन द फर्स्ट केस द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सैंड यूज इज बीइंग फाउंड आउट, तो लिखा हुआ है पहला स्टेज इस टेस्ट का, फाइंडिंग आउट द बल्क डेंसिटी ऑफ द सैंड, कौन सी सैंड जो आप इस टेस्ट में यूज करोगे। अब कैसे निकालते हैं इसकी डेंसिटी, हमने पोरिंग कोन जिसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, सिलेंडर माउंटेड है, इसमें सैंड को फिल कर दिया, सैंड का मास निकाला m1, ठीक है, सैंड का मास निकाला m1, बीच में शटर लगा हुआ है, शटर को ओपन किया, जैसे ही शटर को ओपन करोगे सैंड हमारे पोरिंग कोन को फिल कर देगी। पोरिंग कोन जब पूरा फिल हो गया, हमने सैंड का क्या किया, मास निकाल लिया इसके अंदर, वी फाउंड द मास ऑफ द सैंड इन द पोरिंग कोन, कितना मास आ रहा है इसके अंदर, m2। इसका मतलब जब भी स्टैंडर्ड सैंड पोरिंग कोन को फिल करेगी, सैंड का मास कितना होगा, हमेशा m2 होगा। चलो ठीक है, समझ में आता है। फिर हमने क्या किया, पोरिंग कोन को रख दिया कैलिब्रेटिंग सिलेंडर के ऊपर जिसका वॉल्यूम हमें नोन है। हमने सैंड पूरी फिल करी ऊपर सिलेंडर के अंदर, जिसका मास कितना होता है, m1 होता है। हमने शटर को हटाया, सैंड जाएगी कोन के थ्रू और फाइनली इनटू द सिलेंडर। जब सैंड की मूवमेंट बंद हो गई, इसका मतलब पोरिंग कोन भी भर गया और नीचे कैलिब्रेटिंग सिलेंडर भी भर गया। अब कोई मुझे बता सकता है व्हाट द मास ऑफ द सैंड इन द कैलिब्रेटिंग सिलेंडर, ये कैसे निकाले। मुझे इनिशियल मास पता है, मुझे पोरिंग कोन में कितनी सैंड आती है उसका मास पता है m2, जो सैंड बच गई ऊपर सिलेंडर के अंदर, मैंने इसका मास भी निकाल लिया m3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनिशियल मास में से मैं m2 m3 घटा दूं, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वो सैंड का मास मिल जाएगा जो कैलिब्रेटिंग सिलेंडर को फिल कर रहा है, जिसको मैंने m डैश बोल दिया। तो m डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, m1 माइनस m2 माइनस m3। ये मास ऑफ स्टैंडर्ड सैंड है फिलिंग दी कैलिब्रेटिंग सिलेंडर। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी सैंड की, डेंसिटी हो जाएगी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंड, और वॉल्यूम ऑफ सैंड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर है, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहली स्टेज में तो हमने क्या किया, पहली स्टेज में हमने स्टैंडर्ड सैंड की बल्क डेंसिटी निकाल ली। कैन वी कैरी आउट कोर कटर मेथड टू फाइंड आउट द बल्क डेंसिटी ऑफ सी शोर सैंड विच इज सैचुरेटेड, इट जनरली स्टिक्स टू द सरफेस। देखो आपकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इट जनरली स्टिक्स टू द सरफेस, नहीं स्टिक करी नहीं निकाल पाओगे। तो जब भी कोई गाइडलाइन दी जाती है उसके पीछे लॉजिक होता है, और वो कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं होती। किसी भी सॉइल के लिए यूज कर लो, प्रोवाइडेड वो सॉइल आपके कोर कटर से बाहर नहीं निकले। यूज एनी सॉइल, क्लियर है। स्टैंडर्ड कहने का मतलब जब भी आप टेस्ट परफॉर्म करोगे उसी सैंड को यूज करोगे। whenever you will एनोड सैंड, बेटा वो सीमेंट के लिए थोड़ी यूज कर रहे हो एनोड सैंड, सीमेंट का टेस्ट थोड़ी हो रहा है। एनोड सैंड बना दिया, दो टॉपिक उठाए, खिचड़ी बना के दे दी। वो ये कंक्रीट बनाने के लिए एनोड सैंड यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हमने बल्क डेंसिटी निकाल ली सैंड की। नेक्स्ट, अब मुझे सॉइल की डेंसिटी निकालनी थी, यूनिट वेट सॉइल का निकालना था फील्ड में जाके। क्या किया हमने, व्हाट वी हैव डन, जिस भी सॉइल की डेंसिटी निकालनी है उसको एक्सकवेट किया। ये देखो एक्सकवेशन दिखा रखी है, इसको एक्सकवेट किया और उस सॉइल को बाहर निकाल लिया। तो एक्सकवेशन करके सॉइल को बाहर निकाल लिया। सॉइल का मास कितना है, m। मुझे सॉइल का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। आई रिक्वायर द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल। अब वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, जो आपने एक्सकेवेशन करी है सॉइल की, उसके ऊपर हम किसको रखते हैं, हमारे पोरिंग कोन को रखते हैं अलोंग विद द सिलेंडर। सैंड भर दी पूरी इसके अंदर, सैंड भर दी, उसकी मास थी m1। शटर को ओपन किया, सैंड जाती है पोरिंग कोन में और हमारे एक्सकेवेटेड एरिया को भी फिल कर देती है। कोन में हमेशा कितनी सैंड आती है, m2। जो सैंड बच गई ऊपर सिलेंडर में, इसको नोट कर लिया m4। क्लियर चीज। What is the mass of the standard sand filling the excavated area? Mass of the standard sand filling the excavated area will be equal to m1 minus m2 minus m4. Then volume of the standard sand is how much? Volume of the standard sand is equal to mass of the standard sand divided by the density of the sand.
और डेंसिटी ऑफ सैंड आप पीछे निकाल चुके हो। एंड वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सैंड इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सकेवेटेड, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर है हमारा, दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो मुझे मास पता चल गई सॉइल की, वॉल्यूम पता चल गई सॉइल की, तो डेंसिटी निकल के आ गई, दिस इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, खत्म कहानी। तो क्योंकि आपने सॉइल को रिप्लेस करा दिया फील्ड में सैंड से, इसलिए इसको बोलते क्या, इसलिए इसको बोलते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। क्योंकि फील्ड में मैंने सॉइल को रिप्लेस करा दिया सैंड से उसका वॉल्यूम नोट करने के लिए, इसलिए टेस्ट का नाम क्या रख दिया, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो हर एक टेस्ट के नाम में कुछ ना कुछ रीजन होता है जिसके बिहाफ पे उसका नाम रखा जाता है। तो ये टेस्ट दो स्टेज में चलता है। पहली स्टेज में आपने सैंड की क्या निकाली, डेंसिटी निकाली। दूसरी स्टेज में आपने फील्ड में जिस सॉइल को टेस्ट करना है उसकी डेंसिटी निकाली, यू फाउंड द डेंसिटी ऑफ दैट। सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है, टेक प्रॉपर केयर ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। So we are done with specific gravity, we are done with unit weight, we are done with water content. ये तीन इंडेक्स प्रॉपर्टी कर ली हमने। अब नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या है इंडेक्स प्रॉपर्टी, इट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इंडेक्स प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, percentage of different size of particle in the given dry sample of the soil is known as particle size distribution। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारे सॉइल के अंदर अलग अलग साइज के कितने परसेंट पार्टिकल हैं। तो ये मेरे सॉइल का सैंपल है, तो मेरे सॉइल के अंदर अलग अलग साइज के कितने परसेंट पार्टिकल हैं। लेट सपोज ये है 20%, लेट सपोज ये है 30%, लेट सपोज ये है 40%, तो कितना हुआ 70, लेट सपोज ये है 10%। इसको हम बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। In our soil, percentage of different size of particles present in the sample is known as particle size distribution analysis। कैसे किया जाता है, how this is being carried out in two stages, दो स्टेज में करते हैं। एक को बोलते हैं sieve analysis, दूसरे को बोलते हैं sedimentation analysis। ध्यान से चुपचाप बैठ के सारी बात सुनना, अपने आप ही मैं एक बार में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। sieve analysis की जाती है बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए। जब मैं बोलूँ बड़े साइज के पार्टिकल मतलब कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल। सेडिमेंटेशन एनालिसिस की जाती है फाइन ग्रेन पार्टिकल के लिए। फाइन ग्रेन पार्टिकल मतलब छोटे साइज के पार्टिकल। अभी छोटा और बड़ा तो रिलेटिव टर्म है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, बिल्कुल, तो वो आगे लिख दी। सीव एनालिसिस करोगे उन साइज ऑफ पार्टिकल के लिए जिसकी वैल्यू 75 माइक्रोन से बड़ी हो। तो 75 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल विल बी टेस्टेड बाय सीव एनालिसिस, 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल विल बी टेस्टेड बाय सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब सीव एनालिसिस उठाई पहले हमने, इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, कोर्स सीविंग, फाइन सीविंग। अब कोर सीविंग किसके लिए करते हैं, कोर सीविंग करते हैं ग्रेवल के लिए। फाइन सीविंग किसके लिए करते हैं, सैंड के लिए। तो ये रिलेटिव टर्म होते हैं कोर्स और फाइन। तो सैंड भी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, ग्रेवल भी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, पर सैंड ग्रेवल के कंपैरिजन में फाइन है। क्लियर है। तो कोर सीविंग किसके लिए करते हैं, फॉर पार्टिकल हैविंग साइज इन द रेंज ऑफ 4.75 mm टू 80 mm। एंड फाइन सीविंग करते हैं उस पार्टिकल के लिए जिसकी साइज वेरी करती है 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm। और अगर 75 माइक्रोन से छोटी है तो हम क्या कर देते हैं, इसकी सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। तो पहले तो बस ये बाइफर्केशन पता होना चाहिए हमें, दिस बाइफर्केशन शुड बी नोन टू अस। फाइन सीविंग भी आगे दो टाइप की होती है, वेट एंड ड्राई सीविंग। क्या फर्क होता है इसमें भी देखते हैं आगे, दैट विल सी।
तो ये तो आपको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताइए मैंने, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस होता क्या है, थोड़ी ब्रॉड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं, अब उठाई सीव एनालिसिस, अब इसको डिटेल में देखते हैं। सीव एनालिसिस इज डन फॉर द पार्टिकल हैविंग साइज ग्रेटर देन 75 माइक्रोन। अब भैया दूसरी चीज, भैया सीव क्या होती है, तो हमारा कोड बोलता है सीव्स आर डेजिग्नेटेड बाय द साइज ऑफ द स्क्वायर ओपनिंग इन mm। तो सीव का मतलब क्या है, ये साइज है स्क्वायर ओपनिंग की mm में या माइक्रोन में। तो अगर मैं बोलूँ 2 माइक्रोन की सीव है, इसका मतलब जो स्क्वायर ओपनिंग होगी उस स्क्वायर ओपनिंग की साइज है 2 माइक्रोन। क्लियर है, ये बात भी समझ में आती है, दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब आप सीव एनालिसिस करते हो इसका रिजल्ट किसके टर्म्स पे रिपोर्ट करते हो। सीव एनालिसिस का रिजल्ट रिपोर्ट होगा इन टर्म्स ऑफ 2 पैरामीटर, परसेंटेज फाइनर एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल। कितने परसेंट पार्टिकल छोटे हैं और साइज ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है चीज। अब इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज ये मैंने सीव लगा रखी है यहाँ पे, दीज आर दी सीव्स व्हिच आर बीइंग प्लेस्ड। 75 माइक्रोन से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तो 75 माइक्रोन रख दी, 150 माइक्रोन की सीव रख दी, 300 माइक्रोन की सीव रख दी, 600 माइक्रोन की सीव रख दी एंड सो ऑन, आगे खूब सारी है। तो परसेंटेज फाइनल का मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको। लेट सपोज मैंने 100 ग्राम का सैंपल लिया, तो 20 ग्राम इधर है, 30 ग्राम इधर है, 10 ग्राम इधर है, फिर और क्या ले वैल्यू, 20 30 40, नहीं 40 में तो पूरा 100 हो जाएगा, ये हमारी 55 हो जाएगी, 35, सो 35, ये 35 ग्राम है और 5 ग्राम इससे में से पास कर गया, तो ये टोटल 100 ग्राम का सैंपल है। जरा देखो ये सीव एनालिसिस का रिजल्ट है। तो सीव एनालिसिस का रिजल्ट कैसे निकाले, मुझे निकाला है परसेंटेज फाइनल। अब कैसे निकालूं परसेंटेज फाइनल, परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड। क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, परसेंटेज रिटेन्ड निकालना पड़ता है। जैसे 600 माइक्रोन के ऊपर कितने परसेंट पार्टिकल रुक गए, 20 ग्राम रुका हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% पार्टिकल रुक गए, 100 में से 20 ग्राम। 300 माइक्रोन के ऊपर कितने परसेंट पार्टिकल रुक गए, 30% पार्टिकल रुक गए। 150 माइक्रोन के ऊपर कितने परसेंट पार्टिकल रुक गए, 10% पार्टिकल रुक गए। 75 माइक्रोन के ऊपर कितने परसेंट पार्टिकल रुक गए, 35% पार्टिकल रुक गए। अब मुझे निकालना है क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंट। इसका मतलब क्या हुआ, 600 माइक्रोन से बड़े 20% पार्टिकल है, 300 और 600 माइक्रोन के बीच में 30% पार्टिकल है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो 300 माइक्रोन से बड़े टोटल कितने पार्टिकल हो गए, 300 माइक्रोन से बड़े टोटल पार्टिकल हो गए, 20% तो इससे थे, 20 और इन दोनों के बीच में 30% थे, टोटल हो गए हमारे 50%। ये आ गया टोटल परसेंटेज और क्यूमुलेटिव परसेंटेज। 300 माइक्रोन से बड़े 50% पार्टिकल थे, 300 और 150 के बीच में 10% पार्टिकल थे, क्यूमुलेटिव रिटेन्ड या कितना हो गया, 60% हो गया, एंड दिस कम्स आउट टू बी 95%। ये हमने क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड निकाल ली। अब परसेंटेज फाइनल कैसे निकालते हैं, अगर 20% पार्टिकल 600 माइक्रोन से बड़े हैं तो छोटे कितने हो गए, 80%। अगर 50% पार्टिकल 300 माइक्रोन से बड़े हैं तो छोटे कितने हो गए, 50%। अगर 60% पार्टिकल 150 माइक्रोन से बड़े हैं तो छोटे कितने हो गए, 40%। अगर 95% पार्टिकल 75 माइक्रोन से बड़े हैं तो छोटे कितने हो गए, 5%। तो ये होता है परसेंटेज फाइनल। तो सीव एनालिसिस का रिजल्ट हम रिपोर्ट करते हैं परसेंटेज फाइनर के टर्म में एंड साइज के टर्म में। ये दो पैरामीटर होते हैं हमारे, परसेंटेज फाइनर एंड साइज। तो मैंने एक एग्जांपल लेके कैलकुलेशन करके दे दी, तो लिखा भी हुआ एक्सप्रेशन, परसेंटेज फाइनर इज इक्वल टू 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। इसको परसेंटेज फाइनर बोला जाता है। क्लियर है, चलें आगे। अब कोर सीविंग किसके लिए करते हैं, कोर सीविंग करते हैं ग्रेवल के लिए। प्रोसेस ये रहेगा, फर्क बस ये है कि कोर सीविंग में जो सीव यूज की जाती है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी सीव यूज की जाती है, 80, 40, 20, 10 एंड 4.75 mm। These are the sieves which are used in core sieve analysis। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आता ही है कि कोर सीव एनालिसिस में कौन कौन सी हम सीव यूज करते हैं। बाकी प्रोसेस तो यही है, ऊपर वाला प्रोसेस में तो कोई चेंज नहीं है। क्लियर है।
अब आते हैं फाइन सीविंग के ऊपर। नाउ वी कम टू दी फाइन सीविंग। फाइन सीविंग किसके लिए करते हैं? सैंड के लिए करते हैं। फाइन सीव एनालिसिस इज डन फॉर सैंड। अब कई बार क्या होता है, ये जो सैंड के पार्टिकल हैं इसके ऊपर क्ले के पार्टिकल चिपक जाते हैं। ये जो सैंड के पार्टिकल हैं इसके ऊपर क्ले के पार्टिकल चिपक जाते हैं। तो फाइन सीविंग करने से पहले इस सैंड के पार्टिकल को वॉश किया जाता है। अगर आपने इसको वॉश किया तो इसको हम बोल देते हैं वेट सीविंग। अगर आपने इसको वॉश नहीं किया तो क्ले के पार्टिकल चुपके रह जाएंगे इसके ऊपर, कहलाएगी ड्राई सीविंग, पर एरर बढ़ जाता है इसमें। तो जनरली फाइन सीविंग जो सैंड के लिए करते हैं ये हमेशा वेट स्टेट में की जाती है। कहने का मतलब है सीविंग करने से पहले इसको वॉश किया जाता है ताकि इसके ऊपर से क्ले के पार्टिकल क्या करें, रिमूव कर जाए। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड? इसमें कौन कौन सी सीव यूज करते हैं? सीव यूज की जाती है इसके अंदर 75 माइक्रोन की, 150 माइक्रोन की, 212 माइक्रोन की, 425 माइक्रोन की, 600 माइक्रोन की, 1 mm और 2 mm की। दीज आर दी सीव्स यूज्ड इन फाइन सीविंग। क्लियर है? तो सीव का साइज आपको ध्यान रखना है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दी सीव साइज। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सीव एनालिसिस, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस। परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल स्मॉलर देन 600 माइक्रोन, क्वेश्चन मार्क। क्या बताना है इसके अंदर? इस वॉशिंग शुड बी डन विद नॉन पोलर लिक्विड। नहीं, पानी से ही हो रही है वॉशिंग। तो नॉन पोलर लिक्विड से क्या सेंस है वॉश करने का? नॉन पोलर लिक्विड क्यों यूज किया था वो तो बताया था ना पीछे मैंने आपको, कि नॉन पोलर लिक्विड क्या करता है, हमारी जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है उसके ऊपर जाके एडजॉर्ब हो जाता है, उसके वॉइड्स में नहीं जाता। तो अभी तो ऐसा कोई रोल नहीं है, मेरे को तो सैंड के ऊपर से क्ले हटानी है। तो सैंड के ऊपर क्ले चुपकी हुई है तो प्रेशराइज्ड पानी मारते हैं सैंड के ऊपर ताकि क्ले हट जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस की जाती है उन पार्टिकल्स के लिए जिनकी साइज 75 माइक्रोन से छोटी हो और 0.2 माइक्रोन से बड़ी हो। अब ऐसा क्यों? व्हाई इट इज सो? 0.2 माइक्रोन से अगर छोटे पार्टिकल होते हैं वो सेटल ही नहीं करते क्योंकि इनका वेट बहुत कम होता है। सो इंस्टेड ऑफ सेटलिंग दे अंडरगो ब्राउनियन मोशन। उनमें ब्राउनियन मोशन होता है। ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है रैंडम मोशन। तो ये पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। These particles move randomly in the water। तो इतनी छोटी साइज होती है कि ये सेटल नहीं कर जाते। ये क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। तो उसको क्या बोल दिया जाता है? ब्राउनियन मोशन बोल दिया जाता है। तो इसका मतलब हमारी रेंज क्या निकल के आ गई है? हमारी रेंज निकल के आ गई 75 माइक्रोन से लेके 0.2 माइक्रोन। क्लियर है पूरी कहानी? चले आगे। रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से किसी के लिए? अब चले, चलो जिगजैग मोशन को बोल देते हो। हाँ ठीक है, रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन, इसको ब्राउनियन मोशन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। ये जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होती है ये बेस्ड होती है किसके ऊपर? द सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन स्टोक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या बोलता है? अगर मीडियम मेरा इनफाइनाइट है, सेटलिंग अगर डिस्क्रीट सेटलिंग हो रही है और बाकी सारे फैक्टर आप कांस्टेंट रखो, यानी शेप, साइज, मास, पार्टिकल की कांस्टेंट रखो, तो सेटलिंग वेलोसिटी कैसे निकल के आएगी? सेटलिंग वेलोसिटी निकल के आएगी G-1 गामा W d²/18 म्यू। अब आपके मेरे हिसाब से AEJE का ऐसा कोई पेपर नहीं होता होगा जिसके ऊपर ये सवाल नहीं आती होगी। ये विल डायरेक्टली आस्क द प्रॉब्लम। अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंसीडर करूं, यानी पानी की स्टैंडर्ड डेंसिटी और विस्कोसिटी कंसीडर करूं, सेटलिंग वेलोसिटी निकल के आती है 1.05 d² मीटर पर सेकेंड। डी किस में पुट करोगे? एमएम में पुट करोगे तो डायरेक्टली देगा आपको, पार्टिकल की साइज दे देगा, पार्टिकल की साइज दे देगा, डी बोलेगा 2 mm है, बोलेगा सेटलिंग वेलोसिटी निकाल के बताओ। अब आप ये एक्सप्रेशन में गामा डब्ल्यू और म्यू या तो पुट करके निकालो या डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन ध्यान रखो और टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है?
चले आगे। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज करते हैं तो है वाटर। हाँ, अगर डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट को यूज करना है तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज करते हैं। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट नहीं, इसके अलावा और भी केमिकल है हमारे पास। देयर आर सेवरल अदर केमिकल्स व्हिच आर अवेलेबल विद अस। ऑलमोस्ट एवरी सॉल्ट ऑफ सोडियम कैन बी यूज्ड एज अ डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट। मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट एवरी सॉल्ट ऑफ सोडियम। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, इन्होंने एक बताया सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, सोडियम ऑक्सीलेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सिलिकेट है, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट है। ये सारे के सारे भी आप यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कई बार क्ले इतनी जिद्दी होती है कि वो सैंड के पार्टिकल को छोड़ती नहीं है, तो वो कांटेक्ट छुड़वाने के लिए पानी में क्या मिला देते हैं, डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट मिला देते हैं। क्लियर है? ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पे। दिस इज वैलिड एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस हुआ एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, सेटलिंग वेलोसिटी होती है 0.9 डी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। क्लियर है पूरी कहानी? डी एमएम में जाएगा, ध्यान रखना, डी शुड बी इन एमएम। तो ये दोनों स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर सवाल आते हैं डायरेक्टली। यू विल डायरेक्टली फाइंड द प्रॉब्लम्स ऑन दिस कंसेप्ट। उसमें सर 80% आएगा 600 माइक्रोन में। अच्छा, ये पूछ रहा है 600 माइक्रोन में 80% आएगा। कहाँ है भैया 600 माइक्रोन में? तो 80% ही तो लिखा है भाई, मैंने क्या लिखा है और 600 माइक्रोन के अंदर? भाई स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा है क्या? ये मैंने 80% ही तो लिखा हुआ है। एट्टी परसेंट ही लिखा है ना? चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेटलिंग वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते तो हैं, पर सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हमेशा एरर मिलेगी आपको। क्यों एरर मिलेगी? पहली चीज, हम स्टोक्स लॉ में ये मानते हैं कि पार्टिकल हमारा स्फेरिकल है। पार्टिकल स्फेरिकल होता ही नहीं है। ये जो फाइन ग्रेन पार्टिकल होते हैं ये फ्लेकी होते हैं। तो पहला एरर। दूसरा, हमने ये माना कि मीडियम इनफाइनाइट है। मीडियम इनफाइनाइट होती नहीं है। तीसरा, हमने ये माना कि डिस्क्रीट सेटलिंग होती है। डिस्क्रीट मतलब हर पार्टिकल अकेला सेटल होता है। हर पार्टिकल अकेला सेटल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि फाइन ग्रेन पार्टिकल कोहेसिव नेचर की होती है, आपस में आके चिपक जाती है। दूसरा, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है, वो भी चिपचिपा होता है, स्टिकी नेचर का होता है। ये भी क्या करता है, पार्टिकल को जुड़वा देता है। यानी कैसी सेटलिंग होती है? फ्लोकुलेंट सेटलिंग होती है। इट मीन्स फ्लोकुलेंट सेटलिंग टेक्स प्लेस। तो हमेशा स्टोक्स लॉ में आपको ये लिमिटेशन मिलेगी, पर फिर भी कोई और मैथमेटिकल टूल नहीं है हमारे पास, तो इसी को यूज कर लेते हैं। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये लिमिटेशन निकल के आ गया स्टोक्स लॉ के। अब करते क्या है सेडिमेंटेशन एनालिसिस में? व्हाट डू वी डू इन सेडिमेंटेशन एनालिसिस? सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस दो तरीके से की जाती है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस दो तरीके से की जाती है, एक पिपेट मेथड, दूसरा हाइड्रोमीटर मेथड। क्लियर है चीज? पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड, दोनों में टेस्ट करने का तरीका सेम है। दोनों में टेस्ट करने का तरीका सेम निकल के आता है। द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द टेस्ट कम्स आउट टू बी सेम। दोनों ही तरीकों में सबसे पहले क्या करते हैं? प्री ट्रीटमेंट करते हैं। प्री ट्रीटमेंट का एम क्या होता है? प्री ट्रीटमेंट का एम ये होता है कि जो पीछे आपने स्टोक्स लॉ में माना था कि डिस्क्रीट सेटलिंग होगी, पार्टिकल चुपकेंगे नहीं, हम कोशिश करते हैं सही में पार्टिकल नहीं चुपके। और पार्टिकल चुपक क्यों रहे थे? पहला रीजन ऑर्गेनिक मैटर था। तो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करा देते हैं बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl डाल देते हैं या हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल देते हैं। तो कुछ भी डाल दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगी?
ऑक्सीडाइज हो जाएगी। दूसरा, आपने ऑर्गेनिक मैटर को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, आपके खुद के क्ले के पार्टिकल भी स्टिकी नेचर के ना, तो उसमें डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट भी मिला देते हैं। वी एड डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट ऑल्सो। तो पहले तो सस्पेंशन बनाया जाता है, वी प्रिपेयर दी सस्पेंशन, सस्पेंशन बनाने के बाद क्या कर देते हैं, इसमें डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट मिला देते हैं। अब पिपेट मेथड हाइड्रोमीटर मेथड में फर्क ये होता है कि दोनों जगह सस्पेंशन का वॉल्यूम अलग अलग है। द प्रिपरेशन ऑफ द सस्पेंशन इज डन बाय सेम मेथड बट द वॉल्यूम इज डिफरेंट। तो पहले कैल्शियम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मैटर को हटाने के लिए क्या कर दी जाती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला दी जाती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दी जाती है। क्लियर है पूरी कहानी? चलिए आगे। 500 ml का सस्पेंशन होता है पिपेट मेथड में, 1000 ml का सस्पेंशन होता है हमारे हाइड्रोमीटर मेथड के अंदर। तो यहां तक की तो स्टोरी सेम है, अप टिल हियर द स्टोरी सेम, देयर इज नो चेंज। तो वैल्यू ध्यान रखना, 500 ml पिपेट मेथड के अंदर, 1000 ml हाइड्रोमीटर मेथड के अंदर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब वाटर प्लस सॉइल दोनों मिला के, वाटर प्लस सॉइल दोनों मिला के सस्पेंशन का वॉल्यूम बताया मैंने, तो सिर्फ पानी का वॉल्यूम नहीं है। अब बात करते हैं पिपेट मेथड के अंदर। नाउ विल टॉक अबाउट द पिपेट मेथड। फिर से है तो मैराथन बट समझाना तो पड़ेगा ये पिपेट मेथड में करते क्या। पिपेट देखी होगी सबने, टेस्ट परफॉर्म किया होगा, एक तो 11th-12th में करते होगे केमिस्ट्री के अंदर, दूसरा अपने इंजीनियरिंग में भी पहले सेमेस्टर में आती है, पहले सेमेस्टर में लैब लगती है केमिस्ट्री की आपकी। अब करते क्या पिपेट मेथड के अंदर, पिपेट मेथड में हम 10 ml का सैंपल कलेक्ट करते हैं फ्रॉम दी सस्पेंशन और फिक्स्ड सैंपलिंग डेप्थ रखते हैं 10 सेंटीमीटर की। दिखा रहा है कि 10 सेंटीमीटर की डेप्थ ये फिक्स रखते हैं क्योंकि हम ही पिपेट डालते हैं सैंपल में। तो हम पिपेट डालते हैं सस्पेंशन के अंदर और प्रेस करते हैं ऊपर बल्ब को, अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, जैसे ही छोड़ोगे पानी आ जाएगा इसके अंदर और पिपेट का वॉल्यूम होता है 10 ml। हम अलग अलग टाइम पे 10 सेंटीमीटर की डेप्थ से क्या कलेक्ट कर रहे होते हैं, हम अलग अलग टाइम पे 10 सेंटीमीटर की डेप्थ से क्या कलेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे सैंपल को कलेक्ट कर रहे होते हैं। टाइम मुझे पता है, डेप्थ मुझे पता है, मैं क्या निकाल सकता हूँ, टाइम मुझे पता है, डेप्थ मुझे पता है, मैं क्या निकाल सकता हूँ, सेटलिंग वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। आई कैन कैलकुलेट द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी चलने में कितना टाइम लगा पार्टिकल को, वो कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई, स्टोक्स लॉ लगाया, स्टोक्स लॉ लगाया, मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे पार्टिकल की साइज पता चल जाएगी। आई विल कैलकुलेट द साइज ऑफ द पार्टिकल। कैसे, हम बोलेंगे सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू g-1 गामा w d स्क्वायर बाय 18 म्यू, 18 म्यू, दिस इज इक्वल टू सैंपलिंग डेप्थ डिवाइड बाय टाइम। तो पार्टिकल की साइज निकल के आ गई। पार्टिकल की साइज क्या होगी, पार्टिकल की साइज होगी सम कांस्टेंट k इनटू hc बाय t, और कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 18 म्यू अपॉन g-1 गामा w। तो ये लिखा भी होगा कहीं पे मैंने, ये रहा, ये लिखी हुई है सेटलिंग वेलोसिटी, आगे मेंशन कर रखा होगा, नहीं किया तो मैंने आपको अलग से बता दिया। अभी मैंने पीछे बताया सीव एनालिसिस का रिजल्ट क्या था हमारा, सीव एनालिसिस का रिजल्ट था डी एंड करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर। अब ध्यान से सुनना इस बात को। तो पिपेट मेथड में अलग अलग टाइम पे 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे आपने पिपेट को इंसर्ट किया और सैंपल को बाहर निकाला। टाइम मुझे पता था, सैंपलिंग डेप्थ 10 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, लार्जेस्ट साइज ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट द डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। सबसे बड़े साइज का पार्टिकल निकाल लूंगा जो 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे प्रेजेंट होगा। अब मुझे और क्या निकालना है, परसेंटेज फाइनरी तो निकालना है। तो जो 10 सेंटीमीटर की डेप्थ है इस पे कौन कौन से पार्टिकल होंगे, जो 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे साइज आई है इससे और इससे छोटे वाले सारे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। इससे बड़े क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इससे बड़े वाले पार्टिकल तो 10 सेंटीमीटर से नीचे आ जाएंगे क्योंकि उनकी सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो मुझे परसेंटेज फाइनर चाहिए था। परसेंटेज फाइनर कैसे निकालूं, जो पिपेट के अंदर सस्पेंशन आया इसको मैंने टेस्ट परफॉर्म किया। कौन सा टेस्ट, ओवन ड्राइंग टेस्ट। इस पानी को हटाया, क्या नोट कर लिया, मास ऑफ द सॉइल नोट कर दिया। कौन सी मास ऑफ द सॉइल, ड्राई मास ऑफ द सॉइल विच इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ सॉलिड। तो परसेंटेज फाइनर भी निकल के आ गया हमारा। परसेंटेज फाइनर कैसे निकल के आया, आगे बढ़े, परसेंटेज फाइनर कैसे निकाल रहे हैं, परसेंटेज फाइनर इज इक्वल टू ड्राई मास ऑफ द सॉइल। वॉल्यूम कितना था पिपेट का हमारा, 10 ml का, 10 ml का। तो मास ऑफ द सॉइल विच वाज देयर इन द पिपेट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द पिपेट विच इज 10 ml। परसेंटेज फाइनर निकाल लेते हैं, ये आया मेरा 10 ग्राम आउट ऑफ हाउ मच, टोटल कितना डाला था आपने, टोटल मान लो 20 ग्राम डाला था, पर 20 ग्राम कितने वॉल्यूम में डाला था, 500 ml के अंदर डाला था आपने। तो टोटल मास ऑफ द सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन कितनी होती है पिपेट में,
ये 500 ml होती है। क्लियर? मीडियम इनफाइनाइट मींस, मीडियम इनफाइनाइट का सिग्निफिकेंस ये होता है कि जो मेरा पार्टिकल है वो मेरे मीडियम के बाउंड्री के कांटेक्ट में ही होगा, क्योंकि अगर ये पार्टिकल मीडियम की बाउंड्री के कांटेक्ट में आ गया तो बाउंड्री से भी फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, और इसको हम कंसीडर नहीं करते फ्रिक्शन फोर्स को। तो बाउंड्री भी फ्रिक्शन ऑफर करेगी मेरे पार्टिकल के सेटलमेंट के ऊपर, विच इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड। तो अगर मैंने मीडियम को इनफाइनाइट मान लिया तो ये मेरी बाउंड्री चली गई इन्फिनिटी पे, तो मेरा कोई सा भी पार्टिकल बाउंड्री के कांटेक्ट में नहीं है, यानी फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन कौन सा? बाउंड्री और पार्टिकल का। जबकि ऐसा होता ही नहीं है भैया। आप कंटेनर लोगे ना, वो कंटेनर फाइनाइट साइज का होगा, इसका मतलब पार्टिकल बाउंड्री के कांटेक्ट में आएंगे ही आएंगे। तो ये लिमिटेशन है हमारे स्टोक्स लॉ की। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द स्टोक्स लॉ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। विल कंटिन्यू। तो ये तो हमारा पहला मेथड था। दिस वाज द फर्स्ट मेथड नोन एज पिपेट मेथड। नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल इज टर्म्ड एज हाइड्रोमीटर मेथड। अब ये हाइड्रोमीटर मेथड क्या है? इससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोमीटर क्या होता है। व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज हाइड्रोमीटर? हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होता है जो हम यूज करते हैं किसी भी सस्पेंशन की डेंसिटी को मेजर करने के लिए। सो हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ एनी सस्पेंशन। दिखने में कैसा लगता है ये बता देता हूँ। ये है हाइड्रोमीटर मेरा। दिस इज हाउ द हाइड्रोमीटर लुक्स लाइक। कुछ इस तरीके से दिखता है हाइड्रोमीटर हमारे को। तो ये हमारा हाइड्रोमीटर है। ये आपको किसी भी मिठाई की दुकान पे मिल जाएगा। मिठाई की दुकान पे क्यों मिल जाएगा? क्योंकि मिठाई वाले जब दूध लेते हैं वो चेक करते हैं उसकी डेंसिटी, ताकि पता चले उन्हें दूध कितना प्योर है। तो ये किसी भी सस्पेंशन की डेंसिटी निकाल लेता है। तो अगर दूध में पानी डालोगे डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डेंसिटी विल डिक्रीज। तो उसको पता चल जाएगा पानी मिला हुआ है इसके अंदर। तो ये उनके पास भी रहती है। तो इसके नीचे बल्ब है, बल्ब में नीचे हैवी मेटल लगा हुआ होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। हैवी मेटल इज बीइंग प्रोवाइडेड टू इम्पार्ट दी स्टेबिलिटी। तो पहले तो मैंने क्या लिखा कि ये वो डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? जो मेजर करता है which measures the density or specific gravity of any suspension. Next point of reference, हाइड्रोमीटर की रीडिंग अगर नीचे जाओगे तो बढ़ेगी। एक्चुअल में क्या होता है? स्केल में रीडिंग ऊपर बढ़ती है, हाइड्रोमीटर में उल्टा है। यहाँ पे रीडिंग क्या करती है? नीचे बढ़ती है, ऊपर करती है। नेक्स्ट, यहाँ पर रीडिंग रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखी जाती है। क्या निकालते हैं? सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी जाती है। क्यों? अब ये मेजर करता है हमारी क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू देखो 0.995, 1, 1.005, 1.001। ये बोलने में दिक्कत करती है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वैल्यू यानी एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखने की जगह हम क्या लिखते हैं? रिड्यूस्ड रीडिंग लिखते हैं। अब रिड्यूस्ड रीडिंग कैसे लिखते हैं? जो भी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें से 1 घटा देते हैं और 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक बड़ा नंबर निकल के आता है। जैसे देखो, टेक एन एग्जांपल, मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.005, तो मैं 1.005 नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? 1.005 माइनस 1 इंटू 1000, मैं लिखूंगा 5। तो भैया पढ़ने में, बोलने में, समझने में आसानी रहती है। तो हाइड्रोमीटर के ऊपर पहली चीज रीडिंग नीचे बढ़ेगी। दूसरा, रीडिंग कैसी होगी? रिड्यूस रीडिंग होगी है। तो अगर मैं बोलूँ रीडिंग आई है 5, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी डेंसिटी है 1.005। अगर मैं बोलूँ रीडिंग आई है 0, तो आपकी डेंसिटी है 1। अगर मैं बोलूँ रीडिंग आई है 15, आपकी डेंसिटी है 1.015। क्लियर है? तो ये हमारी रिड्यूस हाइड्रोमीटर रीडिंग होती है। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पिपेट मेथड में आपने सैंपल में से फिक्स्ड हाइट से सस्पेंशन कलेक्ट किया था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों यहाँ पर ऐसा नहीं है? आप खुद सोच के बताना। जब मैंने सस्पेंशन बनाया इनिशियली तो मैंने इसको मिक्स कर रखा है, तो हर जगह पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम है। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉलिड क्या करते जाएंगे? सेटल करते जाएंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉलिड सेटल करते जाएंगे, तो आपके सस्पेंशन की डेंसिटी क्या होती जाएगी?
जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पार्टिकल सेटल करते जाएंगे, तो मेरे सस्पेंशन की डेंसिटी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? तो मेरे सस्पेंशन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी या कम होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। अगर सस्पेंशन की डेंसिटी कम होती चली जाएगी तो आपका हाइड्रोमीटर जो इमर्स होगा, ज्यादा डेप्थ तक इमर्स होगा, कम डेप्थ तक इमर्स होगा? आपका हाइड्रोमीटर जो इमर्स होगा, ज्यादा डेप्थ तक इमर्स होगा या कम डेप्थ तक इमर्स होगा? हमारे हाइड्रोमीटर की डेप्थ ऑफ इमर्शन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि छोटी रीडिंग कहाँ मिलती है? छोटी रीडिंग मिलती है ऊपर। स्क्रीन लैग कर रहा है, 4 मिनट रिफ्रेश कर लो अपना सिस्टम। 4 मिनट लैग कर रहा है, देखो जरा। कहाँ है? मेरे को तो नहीं दिख रहा भैया। ड्रॉप्ड फ्रेम 0 है मेरी तो। तुम अपने सिस्टम को चेक करो, मेरे यहाँ पे आ जाता है कि कितने टाइम पीछे चल रही है। स्पीड बढ़िया आ रही है तो कोई टाइम पीछे नहीं चल रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोमीटर मेथड में जो सैंपलिंग डेप्थ है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी। तो पिछले वाले में कांस्टेंट थी, यहाँ पर क्या करेगी, बढ़ती चली जाएगी। तो बस एक यही फर्क है, पर तरीका तो वही है, द मेथड इज सेम। तो एक्सप्रेशन तो मेरा यही रहेगा, एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं है। हम बोलेंगे d इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ एच सी बाई टी। पिपेट मेथड में ये एच सी क्या थी, हमेशा 10 सेंटीमीटर थी। यहाँ पर ये एच सी भी क्या करती जाएगी, बदलती चली जाएगी। दिस विल कीप ऑन चेंजिंग। बाकी सारी कहानी वही है, रेस्ट द इंटायर प्रोसेस इज सेम। कोई डिफरेंस नहीं है हाइड्रोमीटर मेथड में और पिपेट मेथड में। तो सेम वही एक्सप्रेशन लिखे में कोई चेंज नहीं है। क्लियर है पूरी कहानी? एच सी विल बी वेरिएबल हेयर। तो पिछले केस में एच सी कॉन्स्टेंट था, एच सी यहाँ पे वेरिएबल है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप हाइड्रोमीटर रीडिंग लेते हो उसमें कुछ करेक्शन लगाने पड़ जाते हैं हमें। वी हैव टू अप्लाई सम करेक्शन। तो कौन कौन से करेक्शन, एक बार चेक करते हैं। पहला है मेनिस्कस करेक्शन। द फर्स्ट ऑफ द करेक्शन टू बी अप्लाइड इज टर्म्ड एज मेनिस्कस करेक्शन। क्या है मेनिस्कस करेक्शन? इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये पूरी चीज। ये है हमारी सिचुएशन, दिस इज अवर सिचुएशन, और ये हमारी मेनिस्कस बनी। दिस इज द मेनिस्कस विच इज फॉर्म्ड। ये मेनिस्कस फॉर्म हो गई। तो मेनिस्कस फॉर्म हो गई। अब जरा मुझे ये बताना, मेरा जो सस्पेंशन है वो ओपेक है। ओपेक है मतलब उसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल है उसके अंदर। अब ये मेनिस्कस के बनने से मेरे को रीडिंग कौन सी लेनी चाहिए थी? टॉप रीडिंग लेनी चाहिए थी, बॉटम रीडिंग लेनी चाहिए थी? मेरी एक्चुअल रीडिंग तो ये है, दिस इज माई एक्चुअल रीडिंग, दिस इज एक्चुअल। पर आप ये रीडिंग देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा सस्पेंशन कैसा है, टर्बिड है। आप ले लेते हो ये वाली रीडिंग, तो एक्चुअल रीडिंग ये है, यू पिकअप दिस रीडिंग। जैसे ही आपने ऊपर वाली रीडिंग ली, ऊपर वाली रीडिंग हमारी छोटी होती है या कम होती है? सॉरी, छोटी होती है, ज्यादा होती है? पीछे भी बता रखा था, यहाँ रीडिंग नीचे बढ़ती है। तो आपने ऊपर कौन सी ले ली है, ये रीडिंग आपने पढ़ी है, तो दिस इज रेड, दिस इज एक्चुअल। तो हमने छोटी रीडिंग ले ली। छोटी रीडिंग ले ली मतलब आप डेंसिटी क्या बताओगे, कम बता दोगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मुझे करेक्शन लगाना पड़ेगा। करेक्शन कैसा लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव करेक्शन लगाना पड़ेगा मेनिस्कस की वजह से। तो क्योंकि मेनिस्कस फॉर्म हो जाती है, मेनिस्कस अगर फॉर्म हो जाती है, मुझे तो नीचे वाली रीडिंग लेनी चाहिए थी। एक्चुअल में मैं ये रीडिंग नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि सस्पेंशन टर्बिड होता है। मैं ऊपर वाली रीडिंग ले लेता हूँ, ऊपर वाली रीडिंग होती है छोटी। एक्चुअल में क्या है, डेंसिटी ज्यादा, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, मेनिस्कस करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है, विच विल बी पॉजिटिव। ये आपको सवाल में गिवन होगा या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा ये आपसे कि मेनिस्कस करेक्शन का नेचर क्या होता है। आते हैं सवाल इसके ऊपर खूब। नेक्स्ट, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन पीछे डाला था आपने पोस्ट ट्रीटमेंट के अंदर। आपने इसके अंदर डिस्पर्सिंग रिएजेंट मिला लेते हैं, डीफ्लोकुलेटिंग रिएजेंट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। जब आप डिस्पर्सिंग रिएजेंट को मिलाओगे तो सस्पेंशन की डेंसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? जब आप डिस्पर्सिंग रिएजेंट को मिलाओगे
तो हमारे सस्पेंशन की डेंसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? या सस्पेंशन की डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने फॉरेन पार्टिकल्स डाल दिए, वो तो पार्ट था ही नहीं। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, करेक्शन लगाना पड़ेगा, और करेक्शन कैसा होगा, डिस्पर्सिंग रिएजेंट का, नेगेटिव हो जाएगा। तो मेनिस्कस करेक्शन हमेशा पॉजिटिव, डिस्पर्सिंग रिएजेंट करेक्शन हमेशा नेगेटिव, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्लियर है पूरी कहानी? नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? हम हमारा टेस्ट कैलिब्रेट करते हैं 27 डिग्री के टेम्परेचर पे। तो इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट इज डन एट द टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, अगर 27 डिग्री के ज़्यादा टेम्परेचर पे आप टेस्ट परफॉर्म करोगे, डेंसिटी आपको कम मिलेगी, तो पॉजिटिव टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर बढ़ा, डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर कम रखा 27 डिग्री से, डेंसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करेक्शन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो मेनिस्कस करेक्शन हमेशा पॉजिटिव, डिस्पर्सिंग रिएजेंट करेक्शन हमेशा नेगेटिव, टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। क्लियर है? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। तो चाहे आप सीव एनालिसिस करो, चाहे आप सेडिमेंटेशन एनालिसिस करो, आइदर गो फॉर सीव एनालिसिस और गो फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। हमें रिजल्ट कैसे प्लॉट करना होता है? हमें रिजल्ट प्लॉट करना होता है पार्टिकल साइज के बीच में और परसेंटेज फाइनर के बीच में। दीज आर दी टू वेरिएबल्स इन विच द रिजल्ट इज प्लॉटेड, पार्टिकल साइज एंड परसेंटेज फाइनर। अब ये रिजल्ट को हम बताते हैं कर्व के फॉर्म में। रिजल्ट बताने के 3 तरीके होते हैं इन जनरल, तीनों तरीके मैंने कम से कम 100 बार बता रखे हैं। पहला मैथमेटिकल इक्वेशन, दूसरा ग्राफिकल, जो ग्राफ बना हुआ है आपका, तीसरा टेबल के फॉर्म में। There are 3 methods to report the result of any of the result। जो मर्जी टेस्ट परफॉर्म करो, रिजल्ट को आप 3 तरीकों से बता पाओगे। अभी मैं आपको ग्राफिकली बता रहा हूँ। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस ग्राफिकल तरीके से बताई जाती है क्योंकि समझना आसान पड़ता है, बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड। क्लियर चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसमें हम परसेंटेज फाइनर मार्क करते हैं वाई एक्सिस पे और साइज मार्क करते हैं एक्स एक्सिस पे। दूसरी चीज, क्योंकि साइज की रेंज बहुत बड़ी है, कहां से कहां तक है, 0.2 माइक्रोन से लेके 80 mm के बीच में, ह्यूज इनफाइनाइट रेंज है, इसीलिए इसको डाला जाता है लॉग स्केल के ऊपर। तो परसेंटेज फाइनर मार्क्ड ऑन वाई एक्सिस ऑन अरिथमेटिक स्केल, साइज मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस ऑन लॉग स्केल, ये लॉग स्केल पे रिपोर्ट किया जाता है। तो मैंने आपको 4 अलग अलग तरह की कर्व बना के दिखाई है। तो आपने सॉइल को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आपने उनकी कर्व रिपोर्ट कर दी, यू हैव रिपोर्टेड दी कर्व। अब 4 अलग अलग तरह की कर्व बनी हुई है ये। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? शैल वी कंटिन्यू? अब देखो अलग अलग टाइप की सॉइल। फर्स्ट, इसको मैंने हटाया बीच में से, चेक। अगर मेरी कर्व ए मिल रही है, इफ आई गेट कर्व ए, ये स्टार्ट हो रही है क्ले से और जा रही है मेरे सैंड तक, इसका मतलब क्या हुआ, वेल ग्रेडेड सॉइल है। वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होती है? वेल ग्रेडेड सॉइल इज अ टाइप ऑफ सॉइल विच हैज गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल साइज ऑफ पार्टिकल। तो वेल ग्रेडेड सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें ऑलमोस्ट हर साइज का पार्टिकल हो। सारे साइज के पार्टिकल तो होंगे नहीं, इसलिए क्या बोल दिया जाता है, गुड रेंज ऑफ दी डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स। अच्छी रेंज हो गई तो हम इसको क्या बोल देंगे, वेल ग्रेडेड सॉइल बोल देंगे। तो हमारी जो सॉइल है वो कैसी है, वेल ग्रेडेड सॉइल है। बी,
बी सॉइल, देखो बीच में हॉरिजॉन्टल पोर्शन मिल रहा है आपको, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन मिले अगर आपको इस कर्व के अंदर, वो सॉइल कहलाती है गैप ग्रेडेड सॉइल। अब गैप ग्रेडेड सॉइल क्या होती है? अगर कुछ साइज ऑफ पार्टिकल मिसिंग हो, अगर कुछ साइज के पार्टिकल मिसिंग हो मेरी सॉइल में, तो हम उसको बोल देंगे गैप ग्रेडेड सॉइल। कैसे? इस बात को समझने के लिए एग्जांपल भी लेता हूं मैं। एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज ये मैंने एग्जांपल लिया, ये मेरी साइज है, लेट अस सपोज क्या ले, ये मेरी साइज है 1 माइक्रोन, और ये मेरी साइज है 5 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन और 5 माइक्रोन, और ये वैल्यू है मेरी 50%। तो जरा कोई मुझे बताएगा 1% से छोटे कितने परसेंट, 1 माइक्रोन से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है सॉइल बी में? 1 माइक्रोन से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है सॉइल बी के अंदर? लेस देन 1 माइक्रोन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल्स आर देयर? डाटा देखो, देख के बताओ। 50%। 5 माइक्रोन से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है? तो 1 माइक्रोन से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है? आपने बोला 50%। फिर मैं बोल रहा हूं 5 माइक्रोन से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है? 5 माइक्रोन से छोटे भी 50% पार्टिकल है। इसका मतलब 1 माइक्रोन और 5 माइक्रोन के बीच में कितने परसेंट पार्टिकल हुए? इसका मतलब 1 माइक्रोन और 5 माइक्रोन के बीच में कितने परसेंट पार्टिकल हुए? 0%। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज गैप ग्रेडेड सॉइल। तो अगर कुछ साइज के पार्टिकल मिसिंग हुए हमारी सॉइल में, इसको हम क्या बोल देंगे? गैप ग्रेडेड सॉइल। तो हमारी सॉइल में 1 से लेके 5 माइक्रोन के पार्टिकल मिसिंग है, गैप आ गया पार्टिकल साइज के अंदर, तो नाम क्या रख दिया? गैप ग्रेडेड सॉइल। क्लियर है पूरी स्टोरी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? चले नेक्स्ट, सी, सॉइल सी। देखो सॉइल सी क्या है हमारी, इसमें सैंड की गुड रिप्रेजेंटेशन है, इसमें सैंड की गुड रिप्रेजेंटेशन है, सी है, डी है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल। ये कोर्स ग्रेन सॉइल वेल ग्रेडेड है क्योंकि सैंड के ऑलमोस्ट सारे साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। पर डी में अगर देखोगे, डी में ग्रेवल की पूरी रेंज कवर नहीं है, ग्रेवल की पूरी रेंज कवर नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? पुअरली ग्रेडेड सॉइल बोल देंगे। कौन सी? कोर्स ग्रेन सॉइल। पुअरली ग्रेडेड क्यों? दो तरह की सॉइल मिलेंगी आपको, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, अगर ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल सेम साइज के हुए तो इसको मैं बोल दूंगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। अगर कुछ साइज के पार्टिकल एक्सेस में हैं, कुछ साइज के पार्टिकल डेफिशिएंसी में है, मिसिंग नहीं बोला है, डेफिशिएंसी बोला है, इसको हम बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो वेल ग्रेडेड सॉइल, गुड रेंज ऑफ ऑल साइज ऑफ पार्टिकल। गैप ग्रेडेड सॉइल, सर्टेन पार्टिकल्स आर मिसिंग, है ही नहीं वो पार्टिकल हमारे सैंपल में। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ऑल दी पार्टिकल्स आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज। पुअरली ग्रेडेड सॉइल, कुछ पार्टिकल साइज एक्सेस में है, कुछ पार्टिकल साइज डेफिशिएंसी में है, इसको हम बोल देते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। क्लियर है चीज? चलिए बेटा, समझाने का तो क्लास ही नहीं चल रहा, रिवीजन क्लास चल रही है, तो समझ में कहां से आएगा? मैं थ्योरी तो करा ही नहीं रहा, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं। अब एक बार सोच लो अपने दिमाग में ही, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्लास क्या है? तो रिवीजन क्लास है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस है, दिस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, ये जनरली फ्रूटफुल होती है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। फाइंड ग्रेन्ड सॉइल के लिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस इतनी यूजफुल नहीं होती है। अब क्योंकि जनरली ये यूजफुल होती है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए हमने 3 साइज स्पेसिफिकली डिफाइन कर रखी है, वो मैंने अगली साइड में डाला है। तो लिखा हुआ है फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल 3 साइजें बहुत सिग्निफिकेंट है, D10, D30 और D60।
अब ये क्या होते हैं D10, D30 और D60, और इनकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा क्यों है? इनकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये तीन साइज हमें किसकी जानकारी देते हैं? ये तीन साइज हमें कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के ग्रेडेशन की जानकारी देते हैं. इट सिग्निफाइज द ग्रेडेशन ऑफ द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल. क्लियर है चीज? अब इनका मतलब क्या है वो देख लेते हैं. जब भी ये साइज लिखी हो dx, इट मीन्स व्हाट? dx means size in mm such that x% of the particles are finer than that size. तो अगर मैं बोलूं d10, इसका मतलब ये साइज होगी mm में ही, फिक्स्ड है, mm में बतानी पड़ेगी. सच दैट 10% ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज. जैसे एग्जांपल दूं मैं, अगर मैं बोलूं D10 है मेरा 5 mm, क्या मतलब हुआ? हमारे सैंपल में 5 mm से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है? 10% पार्टिकल है. अगर मैं बोलूं D30 इज इक्वल टू लेट सपोज 10 mm, इसका मतलब हमारे सैंपल में 10 mm से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है? 30% पार्टिकल है. अगर मैं बोलूं D60 इज इक्वल टू 20 mm, इसका मतलब हमारे सैंपल में 20 mm से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है? 60% पार्टिकल है. अगर मैं बोलूं dx इज इक्वल टू लेट सपोज 15 mm, क्या मतलब हुआ? हमारे सैंपल में 15 mm से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है? x% पार्टिकल है. तो ये D10, D30 और D सिग्निफिकेंस की, D60 की सिग्निफिकेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होती है क्योंकि ये हमें ग्रेडेशन बताता है सॉइल की. अब ग्रेडेशन कैसे बताता है वो भी आगे देखेंगे, दैट विल सी. D10 को अफेक्टिव साइज भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अफेक्टिव साइज. अच्छा, D10 प्रपोज किसने किया था? हु हैज प्रपोज्ड D10? इसको एक और नाम से बुलाया जाता है. एलन हेजन. बिल्कुल सही बात है. जो थ्योरी एलन हेजन ने दी थी उन सब में आपको D10 मिलेगा. जो थ्योरी एलन हेजन ने प्रपोज करी थी उन सब में आपको D10 मिलेगा. In whatever theories you will find D10, it is given by Allen Hazen. अब हम सॉइल की ग्रेडेशन बताते हैं इन टर्म्स ऑफ टू पैरामीटर. पहला पैरामीटर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी. ये पैरामीटर मुझे क्या बताता है? ये पैरामीटर मुझे बताता है मेरी सॉइल कितनी यूनिफॉर्म है. अगर इस पैरामीटर की वैल्यू कम हुई, इसका मतलब आपकी सॉइल ज्यादा यूनिफॉर्म है. अगर इस पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा हुई तो हम बोलेंगे मोर यूनिफॉर्म. अगर इस पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा हुई, इसका मतलब क्या हुआ? लेस यूनिफॉर्म. लेस यूनिफॉर्म इसका मतलब वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड. अगर Cu की वैल्यू ज्यादा, यूनिफॉर्मिटी कम, इसका मतलब अलग अलग साइज के पार्टिकल. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वेल ग्रेडेड सॉइल है. तो जितनी ज्यादा Cu की वैल्यू उतनी अच्छी ग्रेडेशन, जितनी कम Cu की वैल्यू उतनी पुअर ग्रेडेशन. ये रेशो है किसका? D60/D10 का. सैंड को वेल ग्रेडेड तब बोला जाता है जब Cu की वैल्यू 6 से ज्यादा हो, और ग्रेवल को वेल ग्रेडेड तब बोला जाता है जब Cu की वैल्यू 4 से ज्यादा हो. स्टैंडर्ड है, सवाल मिलेंगे आपको इसके ऊपर. सो ग्रेवल इज टर्म्ड एज वेल ग्रेडेड ग्रेवल इफ Cu इज मोर देन 4. सैंड इज टर्म्ड एज वेल ग्रेडेड सैंड इफ Cu इज मोर देन 6. अगर Cu की वैल्यू 6 से ज्यादा निकल के आ जाए. तो Cu इंडिकेट्स व्हाट? रेंज ऑफ पार्टिकल साइज. अब इसके साथ एक और भाई है इसका, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर. अब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या बताता है? कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमें बताता है शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. Cu क्या बता रहा था? रेंज ऑफ पार्टिकल साइज. ये हमें शेप बताता है. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ D30 का होल स्क्वायर. D30 बताई थी पीछे, डिवाइड बाय D10 इंटू D60. अगेन यू विल फाइंड द प्रॉब्लम ऑन दिस. फिर से आपको सवाल मिलेंगे इसके अंदर. अगर वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो हमारे Cc की वैल्यू किसके बीच में वेरी करती है? 1 से लेकर 3 के बीच में वेरी करती है. पर अगर Cc की वैल्यू 1 से कम, 3 से ज्यादा हुई, हमारी सॉइल होगी गैप ग्रेडेड. आवर सॉइल विल बी टर्म्ड एज गैप ग्रेडेड सॉइल. क्लियर है पूरी कहानी?
चले आगे। दिस कवर्स योर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। ये आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस कवर कर देता है। सीसी का एक्सप्रेशन एम्पेरिकल है। सीसी का एक्सप्रेशन एम्पेरिकल। चले आगे। Shall we continue? चले, चलो ये भी एक इंडेक्स प्रॉपर्टी खत्म हुई। सवाल भी है इसके ऊपर आपके लिए का एसएससी जेई का सवाल है। देखो भैया क्या है एसएससी जेई का सवाल। हाँ, a soil sample is subjected to a laboratory sieve analysis using a complete set of standard IS sieve। ठीक है। Out of 3 kg of the soil used in this test, 1200 ग्राम was retained over IS 600 माइक्रोन सीव। फिर क्या है 500 माइक्रोन सीव, फिर है 425 माइक्रोन सीव। तो इसको हम बोलेंगे 600 माइक्रोन, 500 माइक्रोन, 425 माइक्रोन। चलो देखो 3 किलो सैंपल है, 3 किलो में से 1.2 किलो तो यहाँ पर रुक गया, ठीक है। फिर 1.5 किलो तो यहाँ पर रुक गया और 0.3 किलो यहाँ पर रुक गया। अच्छी बात है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, D60/D10। तो D60/D10, चलो भैया D60/D10। तो जरा ये बताना मुझे किस साइज से छोटे 10% पार्टिकल है। इससे छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है, 0%। इससे छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है, 10%। इससे छोटे कितने परसेंट पार्टिकल है, 1.8। 1.8 हाउ मच, बड़े निकाल लो 60%, तो 60%। तो ये मेरी D60 हो गई और ये मेरी D10 हो गई। इसका मतलब 600 माइक्रोन डिवाइड बाय 500 माइक्रोन, तो आंसर कितना आ गया, 1.2। तो ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डोंट नो एंड हाउ इट मैटर्स। PYQ से अगर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, हाउ डज इट मैटर, पूरे PYQ तो कर ही नहीं पाओगे, कितने PYQ कर लोगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। The coefficient of gradation and coefficient of uniformity of the given soil sample is 1 and 4 respectively. The ratio of the effective size of the diameter through which 30% of the total mass is passed is। परसेंटेज रिटेंड कैसे किया, परसेंटेज रिटेंड तो सवाल में गिवन था, ये परसेंटेज फाइनल है बेटा। परसेंटेज रिटेंड कितना हो गया, तो 1.2 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 कितना आ गया भैया, 40%। तो अगर 40% रिटेन कर गया तो फाइनल कितना है, 60% है।
फिर इसके ऊपर परसेंटेज रिटेन्ड कितना किया इसके ऊपर परसेंटेज रिटेन्ड देखो 40% है, ये आएगा 1.5 डिवाइड, ये आ गया 20%, तो टोटल कितना हो गया, नहीं 1.5 है ना, तो 1.5 है तो 50%, तो 50% प्लस 40% 90% हो गया, तो क्यूमुलेटिव हो गया 90%, तो इसमें से पास कितना किया, 10% पास किया। तो रिटेन्ड 40%, इसके ऊपर रिटेन्ड 50%, तो क्यूमुलेटिव कितना हो गया, क्यूमुलेटिव इसके ऊपर 40% ही है, क्यूमुलेटिव इसके ऊपर 90% है, तो परसेंटेज फाइनर कैसे निकालते हैं, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड, तो 100 माइनस 40 परसेंटेज फाइनर आ गया, 100 माइनस 90 परसेंटेज फाइनर आ गया, खत्म कहानी। चलो आगे वाला सवाल कर रहे थे ना अपन तो। The coefficient of gradation and coefficient of uniformity of the soil sample is 1 and 4. Coefficient of gradation, coefficient of uniformity. तो Cu की वैल्यू D60 by D10 is equal to 1. इसका मतलब D60 is equal to D10. ठीक है, वैल्यू दे रखी है। अब कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन मतलब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर D30 का होल स्क्वायर D10 बाई D30, ये वैल्यू दे रखी है 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ D30 का होल स्क्वायर बाय द रेशियो ऑफ इफेक्टिव साइज टू द डायमीटर थ्रू विच इट पासेस, D10 का होल स्क्वायर इज 4, ये वैल्यू निकल के आ रही है, दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग आउट। तो पूछा गया है इसने द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव साइज ऑफ द डायमीटर थ्रू विच 30% ऑफ द पार्टिकल ऑफ द टोटल मास पास। अच्छा, so this comes out to be how much, 2. So D30 का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ D10, क्लियर है पूरी कहानी। चलो आगे, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ द सॉइल इज, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ द सॉइल ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, इक्वल टू ग्रेटर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 या 1 से बराबर रहेगी, और टू बी मोर प्रिसाइज हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी। ग्रेटर देन 1 वाला ऑप्शन नहीं था, वो मैंने मार्क नहीं किया। 1 तो होगी नहीं कभी, 1 कब होगी, जब सारे पार्टिकल सेम साइज के हो जाए, और सारे पार्टिकल सेम साइज के हो नहीं सकते सॉइल में, थ्योरेटिकल बात है ये, प्रैक्टिकली कभी मिलेगा ही नहीं। क्लियर है। चलो, the coefficient of curvature for well graded soil must be in the range, coefficient of curvature पीछे बताया था 1 से लेके 3 के बीच में होता है, कोई भी नहीं है इसके अंदर, none of the above। चलो, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ द वेल ग्रेडेड सॉइल इज, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ द वेल ग्रेडेड सॉइल, अब देखो वेल ग्रेडेड सॉइल बोला है इसमें, ये टर्म्ड वेल ग्रेडेड सॉइल, सॉइल में सैंड और ग्रेवल कुछ नहीं बताया, अगर ऑप्शन में ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होता तो सिर्फ ग्रेटर देन 1 बोलते, इक्वल टू और ग्रेटर था तो मैंने उसको मार्क कर दिया, पर सिर्फ ग्रेटर देन 1 होता तो मैं उसको मार्क करके आता, इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। चलो, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेल ग्रेडेड सॉइल, अब सॉइल बोला है इसने, तो सैंड के लिए मोर देन 6, ग्रेवल के लिए मोर देन 4, तो ऑप्शन क्या आ गया, 6 आ गया, दोनों रेंज कवर हो जाएंगी, बोथ विल बी कवर्ड।
क्लियर है? चलो खत्म सवाल। ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4, फॉर ग्रेवल इट इज ग्रेटर देन 4। क्लियर? देखो बेटा, आपके लिए ये चीज बताई थी मैंने पहले। आपके लिए क्या चीज बताई थी? देखो ये साइजें किसके लिए होती हैं? कोर्स ग्रेन सॉइल। क्ले कैसी सॉइल है? तो ये पूरी कहानी वैलिड थी किसके लिए? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए वैलिड थी कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये बस कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ही है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है ही नहीं। तो फिर क्या पूछ रहे हो? क्या बताऊं इसके अंदर फिर मैं? कुछ है ही नहीं बताने वाला। चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी, अगली इंडेक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज टर्म्ड एज, कहाँ गई? कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल। मैराथन बार के एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा क्या? क्या पता भाई। अब जो मैं सोचता हूँ वैसा तो होता ही नहीं है ना। मैंने तो ये सोचा था कि 6 घंटे में पहला चैप्टर खत्म कर दूंगा। कहाँ खत्म हुआ 6 घंटे में पहला चैप्टर? वो पहले दिन कितना टाइम वेस्ट कराया आपने? वो पहले दिन टाइम ही इतना वेस्ट हो गया कि उसमें कुछ आउटपुट ही नहीं निकल के आया। अभी कल ढंग की क्लास हुई थी, आज थोड़ी ढंग की क्लास हो गई। आज थोड़ी ढंग की क्लास हो गई है। मैंने तो ये सोचा था कि 6 घंटे में पहला चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। अब 1-2 घंटे और लग जाएंगे। बाकी सॉइल है बहुत बड़ा टॉपिक, और बीच में देख लो अभी थोड़ा सा भी ऊपर से उड़ा दिया फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आता। थोड़ा भी ऊपर से उड़ा दिया फिर बोलोगे समझ में नहीं आता, इसलिए बताना तो पूरा ही पड़ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं वापस। सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल। अब ध्यान से सुनना, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कितनी आसानी से आप सॉइल को डिफॉर्म कर सकते हो। सर एनवायरनमेंट का भी कराना, लोन वॉरियर, इसीलिए अकेले रह गए तुम, इसीलिए अकेले रह गए तुम, अकेले लड़ाकू हो तुम बस। एनवायरनमेंट का भी कराना। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है रिलेटिव ईज विद विच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड। कितनी आसानी से हम सॉइल को डिफॉर्म कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी जनरली डिफाइंड होती है फाइंड ग्रेन सॉइल के लिए। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। कंसिस्टेंसी किसके लिए? फाइंड ग्रेन सॉइल के लिए। क्लियर है चीज? अब ये कंसिस्टेंसी को कैसे एनालाइज करते हैं? जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने सॉइल का सैंपल लिया, उसमें पानी मिला दिया इस तरीके से कि आपको वो एक पुट्टी के फॉर्म में दिख रही है। जैसे जैसे पानी हटाते जाओगे सॉइल में से, इसकी डिग्री ऑफ फॉर्मनेस बढ़ती चली जाएगी। इट्स डिग्री ऑफ फॉर्मनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर है?
बफरिंग हो रही है भाई, मेरा तो चल रहा है। बफरिंग हो रही है क्या बाकी लोगों की भी? सही है ना? चलो, सो कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल मींस रिलेटिव ईज विद विच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड। ये डिफाइंड है सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। ये हमें ये बताता है कि सॉइल कितनी फर्म है, कितनी स्टिफ है। अब एटरबर्ग ने 4 स्टेज डिफाइन कर रखी है कंसिस्टेंसी की। इट हैज डिफाइंड 4 स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी। कौन सी? सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड। तो 4 तरह की स्टेजेस डिफाइन कर रखी है किसमें? एटरबर्ग ने। अब ये किस पे डिपेंडेंट हो जाती है? वाटर कंटेंट के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो अगर आप वाटर कंटेंट को हटाते जाओगे, सॉइल अलग अलग स्टेज से पास करती चली जाएगी। वो वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल एक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से दूसरी स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में जाए, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। इस बात को समझने के लिए कंसिस्टेंसी कर्व देखते हैं। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी कर्व है, या एटरबर्ग्स कर्व है। किसके बीच में है? वॉल्यूम मार्क्ड है वाई एक्सिस के ऊपर और वाटर कंटेंट मार्क्ड है एक्स एक्सिस के ऊपर। जरा चेक करना। तो मैंने सॉइल का सैंपल लिया, उसमें खूब पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया कि आपको वो लिक्विड की तरह दिख रही है फ्लो होते हुए। तो हमारी ये इनिशियल स्टेज है। तो वाटर कंटेंट ये है हमारा W1। तो आपको लिक्विड की तरह दिख रही है सॉइल। आपने क्या किया? वाटर कंटेंट घटाना चालू किया। जब सॉइल का वाटर कंटेंट घटाना चालू करोगे, सॉइल में क्या कर रहे हो आप? वॉल्यूम घटा रहे हो। तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट घटेगा, वॉल्यूम कम होती जा रही है। सी वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो वॉल्यूम डिक्रीज होती जा रही है। वो वाटर कंटेंट जिससे सॉइल एक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से दूसरी स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में आए, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। तो सॉइल लिक्विड से किस में आ गया? प्लास्टिक स्टेज में आ गया। सॉइल प्लास्टिक से किस में आ गया? सेमी सॉलिड में आ गया। ये कंसिस्टेंसी लिमिट है हमारी। सॉइल सेमी सॉलिड से किस में आ गया? सॉलिड में आ गया। ये क्या है? हमारी कंसिस्टेंसी लिमिट है। तो कहने का मतलब ये है कि वो वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल एक स्टेज से दूसरी स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में आ जाए, इसको हम बोल देंगे कंसिस्टेंसी लिमिट। अब क्योंकि 4 स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी है, if there are 4 stage of consistency, it means there are 3 consistency limit: liquid limit, plastic limit and shrinkage limit। तो 3 कंसिस्टेंसी लिमिट निकल के आ गई। तो ये तीनों लिमिट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा कैसा कर्व है? ये हमारा अप्रोक्सीमेट कर्व है। ये हमारी एक्चुअल कर्व है। तो जो ग्रीन वाली कर्व है वो कैसी है? वो एक्चुअल कर्व है। ये हाइपोथेटिकल कर्व है। जो एक्सटेंडेड कर्व है वो हाइपोथेटिकल है। इसका मतलब अगर आप रियल कर्व की बात करोगे, रियल कर्व कुछ ऐसे होगी। सो दिस इज अवर कंसिस्टेंसी कर्व और एटरबर्ग्स कर्व। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी कर्व है। तो हमें ये कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में पता होना चाहिए, और इसके ऊपर एक सवाल 100% श्योरिटी है, आपको हर एग्जाम में मिलेगा। यू विल फाइंड वन डेफिनेट प्रॉब्लम ऑन दिस कंसिस्टेंसी लिमिट। क्लियर है? चले, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या सिचुएशन है। मैंने एक टेबल बना के दिया आपको यहाँ पे। इस टेबल में आपको अलग अलग प्रॉपर्टी दिख रही है। ESE 2022 में भी आया था, हर साल आएगा। जो मर्जी एग्जाम हो, आपको सवाल मिलेगा। यू विल फाइंड वन प्रॉब्लम ऑन दिस। कंसिस्टेंसी लिमिट एक बेस बनाती है पूरे फाइंड ग्रेन सॉइल के एनालिसिस का। ये पहले चैप्टर में नहीं है, आगे भी निकल के आएगी कंसिस्टेंसी लिमिट। तो कहीं ना कहीं तो ये इन्वॉल्व होगी समवेयर और दी अदर इट विल बी इन्वॉल्व। तो पहले इसकी एनालिसिस करते हैं। विल डू द एनालिसिस ऑफ दिस। मैंने आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखा रखी हैं कंसिस्टेंसी लिमिट पे। जैसे चेक करना, अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंसी की, इफ आई टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की बात करूं लिक्विड स्टेज में, सॉइल कैसी है? लिक्विड है। कंसिस्टेंसी की बात करूं मैं किसके अंदर? प्लास्टिक स्टेज में, इट विल बी वेरी स्टिफ टू स्टिफ। कंसिस्टेंसी की बात करूं सेमी सॉलिड में, इट विल बी वेरी स्टिफ। कंसिस्टेंसी की बात करूं सॉलिड में, इट विल बी वेरी हार्ड। क्लियर? बात करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। जरा चेक करना, श्रिंकेज लिमिट और इससे ऊपर सॉइल हमेशा क्या है? फुल्ली सैचुरेटेड है, इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। पर श्रिंकेज लिमिट और उससे कम, डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी कम होती जाएगी, और जब वाटर कंटेंट जीरो हो जाएगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी जीरो हो जाएगी। सॉइल क्या हो गई? हमारी ड्राई हो गई। सॉइल इज ड्राई, तो ये VS लिखा हुआ है, तो ये ड्राई सॉइल है। क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के ऊपर कमेंट आ रहा है, ये देखो टेबल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन के ऊपर कमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब लिक्विड से लेके सेमी सॉलिड स्टेज तक आपके डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है, बट सॉलिड स्टेज में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या कर रही है, 0 से लेके 100 के बीच में वेरी कर रही है। वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा लिक्विड से लेके सेमी सॉलिड स्टेज तक, पर सॉलिड स्टेज में वॉल्यूम इज कांस्टेंट। चेक करना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब ऐसा क्यों हो गया, सॉलिड स्टेज में वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों है? श्रिंकेज लिमिट के बाद अगर आप सॉइल को ड्राई करते हो, श्रिंकेज लिमिट के बाद अगर आप सॉइल को ड्राई करते हो, जितना पानी सैंपल से बाहर जाता है वो रिप्लेस होता है विद इक्वल अमाउंट ऑफ एयर। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सेम रहती है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल में कोई चेंज नहीं निकल के आता। इस बात को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे सॉइल का सैंपल है, ये हमारे सॉइल का सैंपल है लिक्विड स्टेज में, ये हमारे सॉइल का सैंपल है लिक्विड स्टेज में, दिस इज द सैंपल ऑफ द सॉइल इन लिक्विड स्टेज। आपने इसमें से पानी को बाहर निकाला, जब इसमें से पानी को बाहर निकालोगे क्या होगा, सॉइल के पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो पानी को हमने बाहर निकाला तो सॉइल के पार्टिकल पास पास आ गए। ये है श्रिंकेज लिमिट की कहानी। ये वाटर कंटेंट है ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट। अब मैं बात कर रहा हूँ वाटर कंटेंट लेस देन श्रिंकेज लिमिट। तो ये श्रिंकेज लिमिट की स्टोरी निकल के आ गई। इसके बाद अगर आपने पानी को बाहर निकाला तो वाटर इज रिप्लेस्ड बाय इक्वल अमाउंट ऑफ एयर, वाटर रिप्लेस्ड हुआ इक्वल अमाउंट ऑफ एयर से। तो जितना पानी बाहर गया उतनी ही क्या आई है सैंपल में, हवा आई है। तो सॉइल का वॉल्यूम क्या करता है, चेंज नहीं करता। देयर इज नो चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है किसके अंदर, सॉलिड स्टेज के अंदर। यू कैन सी वॉल्यूम इज नॉट रिड्यूसिंग, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये फिक्स हो गया वॉल्यूम हमारा। तो क्यों होता है इसका रीजन आपको बता दिया, दैट रीजन आई हैव डिस्कस्ड। चलो प्रॉपर्टी दिखा रखी है सॉइल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर, जरा चेक करना। वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस पे शियर स्ट्रेन है। तो सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेज में सॉइल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इट्स वेरी हाई। टेंजेंट निकालो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल के आएगी। फिर प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में स्ट्रेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। टेंजेंट निकालोगे कम निकल के आएगी। लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल, आप जीरो भी ले सकते हो, जबकि जीरो होती नहीं है, आप जीरो भी ले सकते हो इसकी वैल्यू। यू मे कंसिडर द वैल्यू टू बी जीरो। तो इतनी कम स्ट्रेंथ हो गई है इसकी। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? टू 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही बात है। तो अभी आगे बताऊंगा आपको। चले, तो ये प्रॉपर्टी भी निकल के आ गई। चलो अब एक कंसिस्टेंसी लिमिट तो आज कंप्लीट कर लेते हैं, लिक्विड लिमिट। आई ट्राई टू कंप्लीट दिस लिक्विड लिमिट टुडे। अब क्या होती है लिक्विड लिमिट, जरा देखो, पीछे से बताता हूँ। लिक्विड लिमिट ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल कौन सी स्टेज में आ जाएगा, ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल कौन सी स्टेज में आ जाएगा, लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल एंटर्स इनटू लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज वाटर लिक्विड लिमिट। या आप ऐसे बोल सकते हो ये वो वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल पास करता है कहां से कहां, लिक्विड से प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में या प्लास्टिक से लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में। एक ही बात है, लिक्विड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से लिक्विड, इट इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, लिक्विड लिमिट पे सारे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो आप बता रहे थे। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अलग अलग सॉइल की लिक्विड लिमिट कितनी होती है। ग्रेवल और सैंड, कोर्स ग्रेन सॉइल वैलिड ही नहीं है उसके लिए, तो हमने बोल दिया नॉन प्लास्टिक। बाकी सिल्ट के लिए 30 से 40%, एल्यूवियल सॉइल के लिए 40 से 150%, ब्लैक सॉइल के लिए 400 से 500%, बेंटोनाइट सॉइल के लिए 500 से 800%। तो चेक करो लिक्विड लिमिट क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
तो फाइन ग्रेन सॉइल होगी तो लिक्विड लिमिट क्या करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। कोर्स ग्रेन सॉइल के तो वैलिड ही नहीं है, और कोर्स ग्रेन सॉइल इट इज नॉट वैलिड। क्लियर है पूरी कहानी? चलो, टेबल याद रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ द टेबल, काम आती है। नेक्स्ट, अब जरा मुझे बताओ, अगर किसी सॉइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा है, वॉल्यूम चेंज ये निकल के आ रही थी हमारी, तो एक सॉइल ये है हमारी रेड कलर से, और एक सॉइल हमारी ये है, ये हमारी लिक्विड लिमिट है, और एक सॉइल ये है, श्रिंकेज लिमिट सेम रखिए। दिस इज द सेकंड सॉइल, ये दूसरी सॉइल निकल के आती है, दिस इज सेकंड सॉइल व्हिच इज कमिंग इनटू द पिक्चर। कौन सी सॉइल में, सॉइल नंबर 2 में या सॉइल नंबर 1 में, वेयर वॉल्यूम चेंज विल कम आउट टू बी मोर, किस में वॉल्यूम चेंज आपको ज्यादा मिलेगा? इन विच ऑफ द सॉइल द वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व्ड विल बी कंपैरेटिवली मोर? वॉल्यूम चेंज कहां से कहां तक होता है, लिक्विड लिमिट से लेके श्रिंकेज लिमिट तक होता है चेंज। वॉल्यूम चेंज टेक्स प्लेस फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू श्रिंकेज लिमिट। तो जिस सॉइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा, उसमें वॉल्यूम चेंजेस क्या मिलेंगे आपको? जिस सॉइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा, उस सॉइल में वॉल्यूम चेंजेस क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। यानी लिक्विड लिमिट किसका इंडिकेटर बन गया, सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी का या वॉल्यूम चेंज का इंडिकेटर बन गया। द सॉइल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट विल हैव हायर वॉल्यूम चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन इट, उसमें हमें वॉल्यूम चेंजेस क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? चले, रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज विल बी डिफरेंट, वो डिपेंड करेगा इनिशियल पैरामीटर आपने सेम रखा है या नहीं रखा। सो रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज इज प्योरली बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि आपने इनिशियल कौन सा पैरामीटर सेम रखा हुआ। तो इनिशियल पैरामीटर बताओ कौन सा सेम रखा है, रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज भी बता दूंगा। कप कैसा होता है, कौन सा कप, किस चीज का कप पूछ रहे हो? श्रिंकेज लिमिट सेम इन 1 एंड 2 माना है, सेम है नहीं, अज्यूम टू बी सेम, कंपैरिजन कर रहा हूं ना, तो बेस सेम मानता है। अभी उनसे भी तो ये पूछ रहा हूं कि बेस सेम बना के दो ना, अगर बेस सेम नहीं बनाओगे कंपैरिजन वैलिड ही नहीं होगी। तो जरूरी नहीं है कि दोनों सॉइल की क्या हो, श्रिंकेज लिमिट सेम हो, नॉट नेसेसरी फॉर बोथ दी सॉइल श्रिंकेज लिमिट इज सेम। मैंने सेम मानी है कंपैरिजन करने के लिए, आई हैव कंसीडर्ड इट टू बी सेम फॉर द कंपैरिजन पर्पस, नॉट नेसेसरी इट विल बी सेम। सॉइल वाला कप जिसमें रखते हैं, छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू करते हैं। अब लिक्विड लिमिट निकाली कैसे जाती है, हाउ टू फाइंड द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। इसके लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। टेस्ट को कैसेग्रेंडर टेस्ट भी बोला जाता है। टेस्ट के अंदर 120 ग्राम की सॉइल लेते हैं जो पास कर जाए किससे, 425 माइक्रोन सीव से। इसमें क्या मिलाते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ पानी मिला देते हैं ताकि एक पेस्ट के फॉर्म में बन जाए, इट फॉर्म्स अ पेस्ट। अब इस सॉइल को रखते हैं किसके अंदर, एक कप के अंदर, और इसमें एक ओपनिंग बनाते हैं, ओपनिंग को बोलते हैं ग्रूव, तो टेक्निकल नाम है ग्रूव। ग्रूव बनाने के हमारे पास दो टूल है, एक कैसेग्रेंडे टूल है और एक ASTM टूल है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल। दोनों टूल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, वो मैंने आगे मेंशन कर रखी है। ये लोग, ये दोनों टूल की प्रॉपर्टी देख लो, कहाँ है टूल की प्रॉपर्टी, ये रही है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टूल। तो कैसेग्रेंडे टूल की बॉटम विड्थ कितनी है, टॉप विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, दैट शुड ऑल्सो बी नोन टू यू। तो किया क्या, टेस्ट पे आते हैं वापस। तो मैंने 425 ग्राम की सीव ली, 425 माइक्रोन की सीव ली, इसमें से सॉइल को पास कराया, 120 ग्राम सॉइल उठा ली जो इसमें से पास कर जाती है। इसमें पानी मिलाया, पानी बनाया ताकि पेस्ट बन जाए, इसको कप के अंदर रखा, कप के अंदर ग्रूव बनाया, ग्रूव मतलब ओपनिंग बनाई।
फिर क्या करते हैं, अपैरेटस में एक हैंडल होता है, हैंडल को रोटेट करते हैं, हैंडल को रोटेट करते हैं इस तरीके से कि जो मेरा कप है, ये कप मेरा राइज भी कर जाता है और फॉल भी कर जाता है, इट राइजेस ऑल्सो इट फॉल्स ऑल्सो, तो ये राइज और फॉल कर रहा होता है कप मेरा। हैंडल को रोटेट करना है किस स्पीड से, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड की स्पीड से। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो सॉइल होती है वो मूव करने लग जाती है, जो ग्रूव बनाया आपने वो फिल होने लग जाता है। तो मुझे नोट क्या करना है यहाँ पे, व्हाट इज टू बी नोटेड, वो वाटर कंटेंट जिसमें ये ग्रूव, वो वाटर कंटेंट जिसमें ये ग्रूव एग्जैक्टली फिल हो जाए, अगर ये फिल हो जाए इसका मतलब हाफ इंच की दूरी चल गया 25 नंबर ऑफ लो पे, उस वाटर कंटेंट को हम बोल देते हैं लिक्विड लिमिट। मैं दोबारा से बोलता हूं, वो वाटर कंटेंट जिसमें ये ग्रूव भर जाए, ग्रूव भर जाए इसका मतलब सॉइल कितनी चल गई दूरी, सॉइल हाफ इंच की दूरी चल गई है एक साथ, एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ लोस पे ये ग्रूव भर जाना चाहिए, 25 नंबर ऑफ लो पे ग्रूव भर जाना चाहिए। तो वो वाटर कंटेंट जिसमें 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे ये ग्रूव भर जाए, यानी हाफ इंच की दूरी चल जाए सॉइल टोटल, इसको हम बोल देते हैं लिक्विड लिमिट। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज लिक्विड लिमिट। अब ये निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रीजन बीइंग व्हाट, आइट्रेटिव टेस्ट है, आपको पता ही नहीं है कितना पानी मिला है सॉइल के अंदर, हाउ मच ऑफ द वाटर शुड बी मिक्स इन दी सॉइल। क्लियर है, क्लियर है पूरी कहानी। चलो, मेरे लैब में 25 आ गया था कॉलेज में, सही है, अच्छी किस्मत है आपकी, मतलब पहले बार में ही अगर 25 आ जाए तो किस्मत वाले आदमी हो तुम, सिलेक्शन भी हो जाना चाहिए तुम्हारा, इतनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। चलिए, अब क्योंकि जैसे इनका केशव कुमार का तो 25 फ्लो पे फ्लो कर गया, वो नॉर्मल इंसान का, हमारे जैसे जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता, फिर हम करते क्या है, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होना चाहिए, आपके नंबर ऑफ ब्लोज वेरी करने चाहिए 20 से लेके 50 के बीच में। फिर क्या करते हैं, हम इसकी कर्व बना लेते हैं, कर्व होती है वाटर कंटेंट मार्क्ड ऑन वाई एक्सिस एंड नंबर ऑफ ब्लोज ऑन लॉग स्केल ऑन एक्स एक्सिस। ये रेंज नंबर ऑफ ब्लोज की किसके बीच में, जो आपकी रेंज है वो कहां से कहां तक होनी चाहिए, 20 से लेके 50 के बीच में होनी चाहिए। मैं इंटरपोलेशन करके निकालता हूं फिर कि 25 ब्लो पे वाटर कंटेंट कितना है, 25 ब्लो पे जो भी वाटर कंटेंट आया उसको मैं क्या बोल दूंगा, लिक्विड लिमिट बोल दूंगा, दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज लिक्विड लिमिट। क्लियर है पूरी कहानी। बाबूलाल ऑलराउंडर। चलिए, जो कर्व आपके सामने बनी हुई है इसको हम बोलते हैं फ्लो कर्व। The curve which I have shown you, which is made in front of you, is termed as flow curve. इसको flow curve बोला जाता है। The slope of the flow curve is termed as flow index. ये जो flow curve की slope है इसको technically बोलते हैं flow index. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इस कर्व की जो स्लोप है जिसको हमने फ्लो इंडेक्स बोला, उससे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ भी डिफाइन की जा सकती है, या रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ और गेन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ भी डिफाइन की जा सकती है। इस बात को समझने के लिए मैंने 2 कर्व बना के दिखाए हैं आपको। ये देखो 2 कर्व बने हुए हैं, सॉइल 1 सॉइल 2। सॉइल 1 की स्लोप ज्यादा है, सॉइल 2 की स्लोप कम है, तो इसकी फ्लो इंडेक्स ज्यादा है, 2 की फ्लो इंडेक्स कम है। क्लियर है चीज, जिस सॉइल की फ्लो इंडेक्स ज्यादा, उस सॉइल में रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगी आपको। तो इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ये रहा फ्लो इंडेक्स, डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगी इसके ऊपर।
क्लियर है? चलो सफिशिएंट है आज के लिए इतना। इन बीपीएससी ए इंटरव्यू प्रोफेसर आज व्हाट इज ईईई। ई का मतलब होता है इंजीनियरिंग एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन, ये ट्रिपल ई है। अब और जगह भी यूज हो सकता है, रोड सेफ्टी में भी यूज होता है ट्रिपल ई, ये बताया। एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड इन्फोर्समेंट रोड सेफ्टी के अंदर आती है ये। किसके रिलेशन में पूछा वो जाने, मतलब आपको ही पता होगा किसके रिलेशन में पूछा होगा। अगर सॉलिड वेस्ट के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है तो वहां पर चेंज हो जाएगा ये, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। हाँ ट्रांसपोर्टेशन ही तो बोल रहा हूँ, रोड सेफ्टी है ना, ट्रांसपोर्टेशन में तो आता है ट्रिपल ई, सॉलिड वेस्ट में भी आता है ट्रिपल ई। चलो थैंक यू एवरीवन, हम बाकी कल करते हैं। ये क्या हुआ? रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।